पी लाल जी और आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्तागण प्रोफेसर आनंद चौधरी जी तथा राजस्थान की इकाई की टीम के सभी सदस्य। यह मेरा सौभाग्य है कि आपके कार्यक्रम के साथ आज जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ। शोध विधि ज्ञान सप्ताह ऐसा विषय रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड क्लिनिकल स्टैटिस्टिक्स, ये विषय हमारा आज का है, जिन पे लगातार सप्ताह भर से मंथन चल रहा है। यह बड़ा ही कठिन विषय है, ऐसा मैं मानता हूं। शोध का स्वरूप क्या हो, मेडिकल स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी कौन पढ़ाएगा, किस विषय के लोग पढ़ाएंगे, ऐसी चर्चा लगातार बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में होती रही है। मौलिक सिद्धांत के लोग करेंगे या क्लिनिकल सब्जेक्ट के लोग इस विषय को व्याख्यायित करेंगे। हमेशा से एक द्वंद्व चलता रहा है। लेकिन सारे द्वंद्व के बीच शोध का स्वरूप क्या हो, यह निर्णय लेने में कठिनाई होती है। आदरणीय सीसीआईएम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के प्रेसिडेंट प्रोफेसर जयंत देव पुजारी जी ने आज से कई वर्ष पहले हमें अपनी एक पुस्तक भेंट की थी रिसर्च मेथोडोलॉजी पे। मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में आयुर्वेद में शोध का क्या स्वरूप हो, इस विषय पे उन्होंने चर्चा की थी। कठिनाई ये है कि जब भी हम शोध के विषय को लेते हैं तो द्रव्यगुण का व्यक्ति हो, मौलिक सिद्धांत का व्यक्ति हो या अन्य व्यक्ति हो, वो अपने विषय को छोड़ करके क्लिनिकल रिसर्च पे ज्यादा ध्यान देता है। कभी कभी ये विषय ठीक है उनके विषय, उनके ज्ञान के हिसाब से, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इन सारे शोध के विषयों को विषयवार समझना चाहिए कि हम अपने क्षेत्र में कौन कौन से शोध के आयाम ले सकते हैं। निश्चित रूप से मौलिक सिद्धांत विभाग के शोध का विषय अलग होगा, काय चिकित्सा के विषय का शोध विषय अलग होगा, और मुख्यतः ये देखा जाता है कि अधिकतर लोगों ने ड्रग ट्रायल के रूप में ही विषय को लिया है या सैद्धांतिक लिया है। तो कहीं न कहीं इसको डिमार्केशन करना पड़ेगा हम लोगों को कि हम लोग शोध के विषयों के हिसाब से उनका स्वरूप क्या हो। एक कठिनाई और आती है कि असेसमेंट की क्राइटेरिया क्या हो। यदि हम बहुत से औषधियों को मॉडर्न पैरामीटर्स पे लेते हैं तो हमारे जो शोध हैं वो विफल रहते हैं। और चूंकि हमें मॉडर्न वर्ल्ड को ये दिखाना है कि हमारी औषधियां या हमारे विषय जो हैं वैज्ञानिक हैं, इसलिए उधर की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता है। बहुत कम लोगों ने आयुर्वेदिक फंडामेंटल्स के आधार पे पैरामीटर डेवलप करने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि ये क्षेत्र बहुत ही खाली सा चल रहा है, इसमें शोध के कार्यों को करने की आवश्यकता है। ये हो सकता है कि मॉडर्न साइंस और टूल का उपयोग हम करें, लेकिन निश्चित रूप से हमारे जो मौलिक सिद्धांत हैं, बेसिक फंडामेंटल्स हैं, उनके आधार पे ही शोध के पैरामीटर्स का चयन होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। विद्वानों से जब चर्चा होती है तो दोनों मत सामने आते हैं। दूसरी एक कठिनाई और आती है कभी कि हमारी डायग्नोसिस, हमारा निदान आयुर्वेदी हो या एलोपैथी हो, क्योंकि जब भी हम कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम लोग मॉडर्न में क्या उसका समीपस्थ विषय हो सकता है। जैसे हम
ये कोशिश करें कि कंपवात विषय को ही लें, तो हम लोग सीधे कंपवात से उसको ब्रैकेट में पार्किंसोनिज्म कर देते हैं। लेकिन बहुत से ऐसे विषय हैं जो बहुत स्पष्ट नहीं है। तो ऐसी स्थिति में मेरा ये मानना है कि जो आयुर्वेदीय सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पे ही हम अपने शोध के विषय का पैरामीटर बनाएं और उसको अलग ही रहने दें। कोई जरूरी नहीं है कि हम सारे आयुर्वेदीय लक्षणों के आधार पे हम उसको मॉडर्न से कोरिलेट करने की कोशिश करें। मुझे लगता है कि इन सारी बातों का मंथन पिछले 6-7 दिनों में हुआ होगा और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र हैं राजस्थान की इकाई के लोग जिन्होंने इस विषय को चुना। गंभीर विषय है और इस पे निश्चित रूप से हमारे लगातार मंथन हुए होंगे, नई दृष्टि आई होगी और मैं ये चाहूंगा कि यदि संभव हो सके तो इन सारे विषयों को वीडियो के रूप में संकलित करके और हम लोगों को भेजा जाए या अपने विश्व आयुर्वेद परिषद के जो साइट है या हमारे YouTube चैनल के माध्यम से उसको संकलित करें, जिससे कि जो लोग भी इसको नहीं सुन पाए हैं उसको निश्चित रूप से भविष्य में भी सुने और उसके आधार पे अपनी दृष्टि को विकसित करें। इन शब्दों के साथ मैं आयोजकों को पुनः पुनः बधाई और धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपका मार्गदर्शन हमारे लिए प्रेरणादायक रहेगा और जैसे आपने कहा कि वीडियो रिकॉर्डिंग वाला वो हम कार्य कर रहे हैं और जल्दी ही हम या तो केंद्र के साथ मिलके या राजस्थान का जो भी अपना विश्व आयुर्वेद परिषद का जो माध्यम है उसके माध्यम से इनको सभी के लिए प्रसारित कर देंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय के आशीर्वचन के उपरांत में ज्यादा व्यवधान न लाते हुए बीच में सीधे अपने मेन प्रथम जो आज की वक्ता है, आज का जो हमारा लेक्चर है डॉक्टर ऋचा सिंघल जी का, उनका प्रारंभ करते हैं। जैसा कि ऋचा सिंघल जी का परिचय मैं दूं इतना आवश्यक भी नहीं रहा अब, क्योंकि कल आप सबने बहुत अच्छे से ऋचा सिंघल जी का परिचय ले लिया है। वो CCRS से आती हैं, स्टेट असिस्टेंट हैं और मैडम ने काफ़ी सारे रिसर्च प्रोजेक्ट किए हुए हैं, मोनोग्राफ और कई प्रकार के पेपर भी पब्लिश हुए हैं और उनकी मेनली डेटा एनालिसिस और फाइटोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छी रिसर्च पे पकड़ है। तो मैं निवेदन करूंगा डॉक्टर ऋचा सिंघल जी से कि आज का अपना लेक्चर प्रारंभ करें। डॉक्टर ऋचा सिंघल। थैंक यू सर। मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ सर। जी। सर शेयर कर दिए मैंने स्क्रीन, आप लोग देख पा रहे हैं? यस यस, विजिबल है मैम, विजिबल। ओके सर, थैंक यू सर। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड सैंपल साइज एस्टिमेशन पर है। सर आई थिंक मुझको हिंदी में ही ज्यादा रखना है ना लेक्चर? हाँ जी मैम, ठीक रहेगा। थोड़ा लिसनर्स हिंदी वाले थोड़ा ज्यादा डिमांड कर रहे थे कल भी। ओके सर, ओके थोड़ा सर, मिक्स कर सकते हैं। यस सर, श्योर सर। तो जैसे कि हमारा टॉपिक आज का है वो सैम्पलिंग टेक्निक्स और सैंपल साइज एस्टिमेशन पर है, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि सर सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग बेसिकली है क्या? सैम्पलिंग वो मेथड है जो हमारे को एक बड़ी सी पॉपुलेशन जो है उसकी इंफॉर्मेशन देता है और पूरी पॉपुलेशन को हमें स्टडी नहीं करना होता। व्हाट वी हैव टू डू, हम उसमें से एक छोटा सा सैंपल ड्रॉ करते हैं और हम ये अज्यूम करते हैं कि वो जो सैंपल है वो ट्रू रिप्रेजेंटेशन है उस पॉपुलेशन का। और इसका फायदा क्या होता है कि जो पॉपुलेशन है हमारी, जो बिग पॉपुलेशन है, उसमें हमें ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को अलग से स्क्रूटनाइज करने की, उसको क्वेश्चन करने की या उसका डेटा कलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सिर्फ एक छोटे से सैंपल से उस पॉपुलेशन के बारे में अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं।
So basically sampling is a method that allows us to get information about the population based on the statistics from a subset of the population. मतलब कि हमने उस population का एक छोटा सा part, एक छोटा सा subset लिया और उसकी statistics देखी, उसकी demography देखी, उस छोटे से part को हम sample बोलते हैं। और इससे हमारे को फायदा ये होता है कि हमारे को ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को जो है इन्वेस्टिगेट नहीं करना होता है उस पॉपुलेशन के, हम इस सैंपल के बेसिस पे अपना इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं उस एंटायर पॉपुलेशन के बारे में। तो एज यू कैन सी फ्रॉम द डायग्राम ऑल्सो, डायग्राम में क्लियरली से आपको पता चलेगा पॉपुलेशन बहुत बिग है, सैंपल उसका एक छोटा सा पार्ट है। अब बात आती है कि व्हाई डू वी नीड सैम्पलिंग, हमारे को सैम्पलिंग की जरूरत क्या है। तो इसके लिए ये एग्जांपल मैंने लिया है कि सपोज अगर हमारे को दिल्ली में जो एडल्ट मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट पता करनी है, तो व्हाट विल आई डू। दिल्ली की पॉपुलेशन इज अराउंड 3 करोड़, तो मैं ऐसा, और उसमें से मैं ये अज्यूम करती हूँ कि मेल वुड बी रफली अराउंड 2 करोड़। So it is not possible for me to investigate each and every male. मैं हर adult male की height दिल्ली में नहीं measure कर सकती हूँ। तो what I have to do, I have to draw a sample from the entire population of Delhi, और उस sample की मेरे को जो है average height पता करनी है, and I would infer कि इस sample की में जो males मैंने लिए, adult males जो लिए, उनकी average height इतनी थी, तो मोर और लेस दिल्ली में जितने एडल्ट मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट इसके आसपास ही होगी। बट उसके लिए भी मुझे क्या करना है, मैं क्या करूं, वी कैन मतलब सो व्हाट कैन वी डू इंस्टेड, वी कैन टेक मल्टीपल सैंपल्स एंड कैलकुलेट द एवरेज हाइट ऑफ द इंडिविजुअल। हमारे को क्या करना चाहिए, क्या हम मल्टीपल सैंपल्स लें और हर सैंपल में एवरेज हाइट निकालें और फिर उसका एवरेज लेके बताएं कि जी दिल्ली के जो एडल्ट मेल्स हैं उनकी एवरेज हाइट ये है। और अगर ये सैंपल भी ड्रॉ करने हैं तो ये सैंपल मैं कैसे ड्रॉ करूं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हमारे सामने आता है कि क्या ये सैंपल जो है वो रैंडम सैंपल होने चाहिए या फिर मैं अपनी मर्जी से किसी भी एक ग्रुप की जो है हाइट मेजर कर लूं, या फिर किसी एक्सपर्ट के पास जाऊं पूछने के लिए कि यू टेल मी मैं किन लोगों की, किन एडल्ट मेल्स की हाइट लूं जिससे कि मेरे को एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल जाए दिल्ली के जो मेल्स हैं उनकी हाइट का। अब अगर मैंने सपोज क्या किया, मैं दिल्ली के बास्केटबॉल कोर्ट्स जितने भी थे मैं वहां पर गई, एंड व्हाट आई हैव डन, आई हैव टेकन द हाइट ऑफ ऑल द बास्केटबॉल प्लेयर्स ओवर देयर, और उनको मैंने अपना सैंपल बनाया, जितने भी बास्केटबॉल प्लेयर्स उन बास्केटबॉल कोर्ट्स में थे दिल्ली में, उनको मैंने अपना सैंपल माना और उन सबकी मैंने हाइट ले ली। तो क्या ये सही तरीका है दिल्ली के एडल्ट मेल्स जो है उनकी एवरेज हाइट बताने का? नो, ऐसा क्यों नहीं है? बिकॉज एक टेंडेंसी हमारे को पता है कि जनरली बास्केटबॉल प्लेयर्स जो होते हैं दे आर टॉलर देन एन एवरेज मेल। तो ये हमारे को जो है एवरेज मेल हाइट का दिल्ली के लोगों की बैड एस्टिमेट देगा अगर मैं ऐसा करती हूँ। तो उसके लिए पोटेंशियल सॉल्यूशन क्या है? पोटेंशियल सॉल्यूशन इज कि वी कैन फाइंड रैंडम पीपल इन रैंडम सिचुएशंस, और जहाँ पे से हमारा जो सैंपल है वो हाइट के बेसिस पे जो है स्क्यूड नहीं होगा। ओके, तो मैं क्या करूंगी कि रैंडमली कुछ लोगों को जो कि रैंडम सिचुएशन में है, कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि मैंने बास्केटबॉल प्लेयर्स को ले लिया, ये मैंने डॉक्टर्स को ले लिया या मैंने पॉलिटिशियंस को ले लिया, मैंने रैंडम सिचुएशंस में जो लोग थे उनमें से लोगों को लिया और उनकी मैंने हाइट देखी और मैंने एक एस्टिमेट बताया कि जो दिल्ली की एडल्ट मेल हैं उनकी एवरेज हाइट ऑलमोस्ट इसके आसपास होगी। Now, why do we need sampling? हमारे को सैम्पलिंग की जरूरत क्यों होती है? Sampling is done to draw conclusions about population from samples, and it enables us to determine a population characteristic by directly observing only a portion or sample of the population. Sampling क्यों करी जाती है? Sampling basically जब भी हमारे को conclusions draw करने हैं किसी population के बारे में, तो उसके लिए उस population से हम sample draw करते हैं और वो हमारे को हेल्प करती है उस पॉपुलेशन की कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बताने में जो कि हम जानने में इंटरेस्टेड हैं। इट कुड बी देयर वेट, इट कुड बी देयर हाइट, देयर रिलीजन, एनीथिंग जो हमारा इंटरेस्ट का विषय है, जिस चीज के बारे में हम पता करना चाहते हैं, जिसके लिए हम सैम्पलिंग कर रहे हैं,
उस कैरेक्टरिस्टिक्स को उस पॉपुलेशन की वो हमारे को सैंपल बता सकता है। Selecting a sample requires less time than selecting every item in a population. ये हम सब जानते ही हैं, it is just a common sense कि अगर हम कम लोगों को इंटरव्यू करेंगे, कम लोगों का डेटा कलेक्ट करेंगे, वो लेस टाइम लेगा rather than एक बिग पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करने में। सैंपल सिलेक्शन इज अ कॉस्ट इफिशिएंट मेथड। ऑब्वियसली जब हम कम लोगों को इंटरव्यू करेंगे, कम लोगों को इंटरव्यू करेंगे तो कॉस्ट भी डेफिनेटली कम होगी। And analysis of the sample is less cumbersome and more practical than an analysis of the entire population. Naturally अगर आपके पास डेटा बड़ा होगा तो उसको एनालिसिस करने के लिए भी आपको ज़्यादा एफर्ट देने पड़ेंगे, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसीलिए एक स्मॉल सैंपल की एनालिसिस जो है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल होती है रादर देन एक लार्ज पॉपुलेशन को एनालाइज करने से। अब बेसिकली सैम्पलिंग में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। पहली चीज तो ये है कि हमारे को अपनी टारगेट पॉपुलेशन आइडेंटिफाई करनी है कि हमें किन लोगों में टारगेट लेके अपनी सैंपल, जैसे सपोज अगर हम एक स्टडी लेते हैं, हमारे को ये पता करना है कि एवरेज फास्टिंग लेवल कितना है डायबिटिक लोगों में एक पर्टिकुलर सिटी में, तो यहाँ हमारी टारगेट पॉपुलेशन क्या होगी, उस सिटी में जो भी डायबिटिक लोग हैं वो हमारी टारगेट पॉपुलेशन हो गई। अब उसके बाद जो सेकेंड स्टेप आता है वो है सिलेक्टिंग अ सैम्पलिंग फ्रेम। अब मुझे अगर सैम्पलिंग करनी है, ऑब्वियसली मैं जितने भी एक पर्टिकुलर सिटी में डायबिटिक लोग हैं उनको नहीं इंटरव्यू कर सकती हूँ, उनका फास्टिंग शुगर लेवल नहीं देख सकती हूँ मैं, तो मुझे उनमें से कुछ लोगों को अपने सैंपल में लेना होगा। अब उन लोगों को लेने के लिए ऑब्वियसली मेरे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, एक सैम्पलिंग फ्रेम होना चाहिए सारे लोगों का जो उस सिटी में डायबिटिक हैं। तो मेरे पास ऐसी कोई एक लिस्ट होनी चाहिए जहां से मेरे को पता चल जाए कि ये सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर सिटी में डायबिटिक हैं। जब मेरे पास वो लिस्ट आ गई, मेरा सैम्पलिंग फ्रेम रेडी हो गया, उसके बाद मेरे को ये डिसाइड करना है कि विच सैम्पलिंग मेथड शुड आई चूज, कौन सा सैम्पलिंग मेथड मैं लगाऊं इसमें से सैंपल ड्रॉ करने के लिए। क्या मैं उन 50 लोगों को ले लूं जो मेरे को इजिली डेटा दे देंगे, या मैं रैंडमली चूज करूं? तो दैट इज अ क्वेश्चन। वो आपके ऊपर है कि आप किस सैम्पलिंग मेथड को लगाना चाहते हैं। सेकेंडली, कौन सा सैम्पलिंग मेथड एप्लीकेबल होगा वो डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, किस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको चाहिए और किस पॉपुलेशन से चाहिए, जो कि हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। इसके बाद सैम्पलिंग मेथड मैंने डिसाइड कर लिया, अब मेरे को ये चूज करना है कि कितने लोगों को सैंपल में लूँ मैं, एप्रोप्रिएट सैंपल साइज क्या होगा, कितने लोगों का सैंपल सेलेक्ट करूँ इसमें से। और जब ये सारी चीजें डिसाइड हो गई उसके बाद मुझे उनको इंटरव्यू करना है या उनसे जो है डेटा कलेक्ट करना है उनके बारे में। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो कि सैम्पलिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अब एक वर्किंग एग्जांपल हम लेते हैं। हम लोग सब फेमिलियर हैं अभी, ऑब्वियसली 2014 के बाद से बहुत सारे लोग जो है पॉलिटिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगे हैं। तो हम लोगों ने सबने देखा कि जो भी न्यूज चैनल्स थे उन्होंने ओपिनियन पोल्स चलाए थे इलेक्शंस के टाइम पे कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज गोइंग टू विन द इलेक्शन। अब उन न्यूज चैनल्स ने क्या किया, एक पर्टिकुलर रिजल्ट देने के लिए उन लोगों ने अपने ओपिनियन पोल्स दिए कि मेजोरिटी जो है इस पार्टी की आ रही है, ये पार्टी इतनी सीट्स लेके आ रही है। वो सब देने के लिए उन्होंने क्या किया, क्या उन्होंने जितने भी सिटीजन थे इंडिया के उनको कवर किया, उनसे क्वेश्चंस पूछे? नो, ऐसा नहीं किया उन्होंने। तो अब हम देखते हैं उन लोगों ने क्या किया। पहला स्टेप अगेन टारगेट पॉपुलेशन फाइंड आउट करना है किसी भी सैम्पलिंग के लिए। तो यहाँ पर टारगेट पॉपुलेशन क्या हुई, ऑल द citizens who are above 18 years of age and are eligible to vote in the election। यहाँ हमारे लिए उन्हीं लोगों की राय मायने रखती है कि कौन सी पार्टी जीतेगी जो कि वोट देने जा सकते हैं और जो उसके लिए एलिजिबल हैं। तो यहाँ हमारी टारगेट पॉपुलेशन जो हुई वो हुए ऑल द सिटीजन्स हु आर एलिजिबल टू वोट, एंड दैट मीन्स ऑल द सिटीजन्स हु आर अबव 18 years of age। जब हमारे को टारगेट पॉपुलेशन सेट हो गई उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है सैम्पलिंग फ्रेम डिसाइड करना। अब मुझे एक सैंपल ड्रॉ करना है तो मेरे पास लिस्ट होनी चाहिए सारे लोगों की जो एलिजिबल है वोट देने के लिए। इस केस में जो लिस्ट है आपको बहुत इजीली मिल सकती है क्योंकि वोटर लिस्ट जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में बनी होती है। तो यहाँ पर जो मेरा सैम्पलिंग फ्रेम हुआ वो उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी की वोटर लिस्ट हो गई,
क्योंकि मुझे वहां सारे लोगों के नाम उस वोटर लिस्ट में मिल जाएंगे उस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी के। तो मैं हर इंडिया में जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है हर स्टेट में सबका मैं एक डेटा ले लूंगी, पूरा एक सैम्पलिंग फ्रेम बना लूंगी, और उसके बाद मल्टी स्टेज सैम्पलिंग करनी है, सिंगल स्टेज सैम्पलिंग करनी है, वो हम अभी आगे स्लाइड्स में देखेंगे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करनी है, क्या करना है वो डिसाइड करेंगे, सैम्पलिंग मेथड डिसाइड करेंगे बेसिकली कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करें। अगर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग भी करनी है तो कौन सा मेथड यूज करना है। एंड हमेशा जो भी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड्स हैं वो यूज किए जाते हैं, क्योंकि अगर आप प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगाते हैं दैट मीन्स यू आर गिविंग ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एन इक्वल चांस टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वहां पे हर इंडिविजुअल को सैंपल में सेलेक्ट होने का जो है इक्वल राइट होता है, इक्वल वेटेज होता है। और ऑब्वियसली अगर ओपिनियन पोल हमने देना था तो हमारे लिए हर कास्ट, हर कम्युनिटी, हर रिलीजन के लोगों की ओपिनियन जो है वो मायने रखती थी। एंड इस केस में हमारे को ये पता करना था, ये टारगेट था हमारा कि जो भी रिजल्ट आए दैट शुड बी अक्रॉस दैट, मतलब पूरे नेशन की एक जो है उसमें पूरा नेशन जो है वो कवर हो जाए, एक पर्टिकुलर कास्ट, कम्युनिटी या रिलीजन के लोग ना हो। तो इस केस में हमारे को जो सैम्पलिंग मेथड यूज करना था वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड यूज करना था एक सैंपल ड्रॉ करने के लिए। जब हमने सैम्पलिंग मेथड डिसाइड कर लिया, इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि सैंपल साइज कितने लोगों का मैं डेटा लूं। तो उसके बाद सैंपल साइज डिसाइड करना था जो कि आपको एक डिजायर्ड लेवल ऑफ एक्यूरेसी और प्रिसीजन दे दे। जितना ज्यादा सैंपल साइज होगा उतना ज्यादा आपके पास एक्यूरेट इंफॉर्मेशन होगी और उतना ज्यादा आप अच्छे से इन्फ्रेंस जो है वो ड्रॉ कर पाएंगे उस पॉपुलेशन के बारे में। क्योंकि यहाँ पे पोल्स की, ओपिनियन पोल्स की बात हो रही थी, तो जनरली ऐसे केसेस में न्यूज एजेंसीज जो हैं वो डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोगों का, ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है डेटा कलेक्ट करना चाहती हैं, इसीलिए वो जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों को सैंपल में लेना चाहते हैं। वंस सैंपल साइज डिसाइड हो गया, उसके बाद हम उससे जो है जो भी इंफॉर्मेशन हमारे को चाहिए कि वो किस पार्टी को वोट करना चाहते हैं, उन्हें क्या लगता है कि कौन सी पार्टी जीतेगी, या जो भी XYZ हमारा सर्वे का क्वेश्चन होगा, हम उनसे वो डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। ये एक एग्जाम्पल है, एक पिक्टोरियल एग्जाम्पल है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत बड़ी है। रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन, सैम्पलिंग फ्रेम और सैंपल क्या है। पॉपुलेशन हमारी बहुत बड़ी है, सैम्पलिंग फ्रेम उसका एक छोटा पार्ट है जहाँ पे हमारे पास लिस्ट है कि इन लोगों में से हमने जो है एक सैंपल को सेलेक्ट करना है, और सैंपल उसका सबसे छोटा पार्ट है उसका भी। सैम्पलिंग फ्रेम में से भी आप, सैम्पलिंग फ्रेम आपके पास लिस्ट आ गई, उसके बाद उसमें से आप कुछ लोगों को सेलेक्ट करेंगे जो कि आपका सैंपल होगा। अब हम आते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक्स पे। दो तरीके की बेसिकली सैम्पलिंग टेक्निक्स या सैम्पलिंग मेथड्स हैं जिनको हम ब्रॉडली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में डिवाइड करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें हर इंडिविजुअल के सेलेक्ट होने की एक फिक्स प्रोबेबिलिटी होती है आपके सैंपल में, जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में ऐसा नहीं होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो टाइप्स हैं, जैसे आपका सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गया, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग है, क्लस्टर सैम्पलिंग है, देन सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, ये चारों बेसिकली जो है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाते हैं, क्योंकि इनमें जो है रैंडम सिलेक्शन होता है लोगों का। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है उसमें आपकी कन्वीनियंस सैम्पलिंग आती है, जजमेंटल और पर्पसिव सैम्पलिंग आती है, कोटा सैम्पलिंग आती है और स्नोबॉल सैम्पलिंग आती है। अभी हम आगे देखेंगे कि इन सारी सैम्पलिंग मेथड्स को हम आगे की स्लाइड्स में समझेंगे कि कौन सी सैम्पलिंग टेक्निक्स जो है वो बेसिकली करते क्या है और वो हमें कैसे यूज करनी होती है। अब हम थोड़ा इलाबरेट उसमें पढ़ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। इन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द पॉपुलेशन हैज अ फिक्स्ड चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल, यानी कि जितने भी लोग उस पॉपुलेशन में हैं उन सबके सेलेक्ट होने की एक फिक्स्ड चांस है उस पॉपुलेशन में से सैंपल में आने के लिए। एंड दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रैंडमाइजेशन। बेसिकली प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग जो है वो रैंडमाइजेशन प्रिंसिपल पे बनी होती है।
जो कि गारंटी करती है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन जो है उसके सिलेक्शन की इक्वल अपॉर्चुनिटी है। Probability sampling gives us the best chance to create an unbiased sample that is truly representative of the population. And क्योंकि यहाँ पे सब कुछ रैंडम है और एवरीथिंग इज रैंडम, इसीलिए ये जो है हमारे को एक अनबायस्ड सैंपल देती है। ये सैंपल जो है किसी भी तरीके से ना जेंडर पे, ना कास्ट पे, ना रिलीजन पे, किसी चीज पे भी ये सैंपल बायस नहीं होता है, और इसीलिए ये जो है आपको एक ट्रू रिप्रेजेंटेशन देता है पॉपुलेशन का। ऑन द कॉन्ट्ररी, नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग क्या है? कोई भी सैंपलिंग मेथड जहां पर where some elements of the population have no chance of selection, जहां पे कुछ लोगों के सिलेक्ट होने का कोई भी चांस नहीं है, ऐसी सैंपलिंग टेक्निक्स जो होती हैं, सैंपलिंग मेथड्स जो होते हैं, उनको हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग बोलते हैं। और इसीलिए इसको हम कभी कभी आउट ऑफ कवरेज या अंडर कवर्ड भी सैंपलिंग भी बोलते हैं, बिकॉज यहाँ पे किस पर्टिकुलर पर्सन के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो आप डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं कभी भी। और बहुत से लोग ऐसा हो सकता है इसमें कि जिनके सेलेक्ट होने का कोई चांस ही नहीं है सैंपल में। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग जो है, इट इन्वॉल्व्स द सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स बेस्ड ऑन द अजम्पशन रिगार्डिंग द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट विच फॉर्म्स द क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। जैसे सपोज मेरे को अगर HIV पे कोई स्टडी करनी है तो ऑब्वियसली मैं HIV पेशेंट्स जो हैं उनका डेटा कलेक्ट करूंगी। होता क्या है कि जनरली HIV जैसी जो डिसीज है वो लोग ओपन नहीं है उसके बारे में अभी भी हमारी सोसाइटी में, तो हमारे को नहीं पता होता कि HIV पॉजिटिव पेशेंट्स हमारे को कहाँ मिलेंगे या कौन कौन जो है वो HIV पॉजिटिव हैं। तो इसीलिए हमारे पास ना कोई सैम्पलिंग फ्रेम है, ना कुछ पता है हमारे को, हम कोई सैम्पलिंग मेथड अडॉप्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग लगाते हैं, जो कि जैसे कि स्नोबॉल सैम्पलिंग है या कन्वीनियंस सैम्पलिंग है, कि मैं किसी भी HIV किसी हॉस्पिटल में गई जहाँ पे HIV पेशेंट्स का ट्रीटमेंट होता है, वहाँ से मेरे को उनके कॉन्टेक्ट नंबर या एड्रेसेस मिल गए और मैंने जो है अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग उन लोगों को जो है इंटरव्यू कर लिया, रादर देन गोइंग बाय दिस अप्रोच कि मेरे को उस पर्टिकुलर सिटी में जितने भी HIV लोग हैं उन सबका इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, फिर मैं उस फ्रेम में से जो है रैंडमली सेलेक्ट करूंगी लोगों को और फिर मैं उनका इंटरव्यू लूंगी। तो ऐसा कुछ केसेस में पॉसिबल नहीं होता है। Hence, because the selection of elements is non-random, non-probability sampling not allows the estimation of sampling errors. और क्योंकि non-random है सिलेक्शन लोगों का, इसीलिए जो भी सैम्पलिंग एरर हो रहे हैं हम उनको एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं इसमें। बेसिकली अब हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के जो पार्ट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट है एक टाइप्स है जैसे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग बेसिकली है क्या? सबसे इजी होती है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, उसका नाम ही ये है, इसीलिए उसमें कोई टेंशन लेने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। इसमें क्या होता है, हर एलिमेंट का इक्वल चांस होता है सेलेक्ट होने का सैंपल में। एवरी एलिमेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ द सैंपल। और ये तब यूज करी जाती है जब हमारे पास कोई भी प्रियोर इंफॉर्मेशन नहीं है पॉपुलेशन के बारे में। अब ये एक मैंने पिक्टोरियल एग्जांपल लिया है। सब ये जो है आपको 1 to 20 जो नंबर दिख रहे हैं ये सर्कल्स में, ये बेसिकली क्या है कि हमने स्टूडेंट्स लिए एक क्लास के, उनको हमने 1 to 20 नंबरिंग दे दी और अब हमको बोला गया कि इसमें से हमें 5 बच्चों को सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हर बच्चे के सेलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बराबर है, इट इज 1/20। तो इस केस में हमने क्या किया, इसमें से रैंडम नंबर जनरेट करके 5 बच्चों को सिलेक्ट कर लिया। रैंडम नंबर हम कैसे जनरेट करते हैं? बेसिकली आप एक्सेल में जाएंगे या आप कोई भी रैंडम नंबर जनरेटर यूज करेंगे तो वो आपको एक 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। अब वो जो 0 से लेके 1 की वैल्यू आई, के बीच की वैल्यू आई, सपोज वो 0.5 आई। अब आपको ये देखना है कि आपके पास टोटल 20 लोग हैं जिनमें से आपने एक किसी को सेलेक्ट करना है। तो आप 0.5 into 20 करोगे, जो नंबर आया उस नंबर का जो बच्चा, उस नंबर पे जो बच्चा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लोगे। फिर अगेन आपको 5 सेलेक्ट करने हैं, तो अब आप क्या करेंगे कि दोबारा रैंडम नंबर जनरेट करेंगे। अब आपके पास एक बच्चा सेलेक्ट हो गया, अब आपके पास सैंपल स्पेस जो है वो 19 रह गई, तो उस नंबर को आप 19 से मल्टीप्लाई करेंगे।
जिस ऑर्डर का नंबर आया उस ऑर्डर पे जो बच्चा है उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये बेसिकली सिंपल रैंडम सैम्पलिंग होती है कि आप रैंडम नंबर्स जनरेट करेंगे, आपको टोटल सैंपल स्पेस जो है, दिस इज कॉल्ड सैंपल स्पेस, यहाँ 20 जो है आपकी वो सैंपल स्पेस है, इसमें से आपको 5 लोगों को सेलेक्ट करना है। तो आप रैंडम नंबर जनरेट करेंगे, जो टोटल सैंपल स्पेस का नंबर है आप उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नंबर आया जिस ऑर्डर में वो बच्चा है, जो भी बच्चा है उसको आप उसमें सेलेक्ट कर लेंगे। अब स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? दिस टेक्निक डिवाइड्स द एलिमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन इनटू स्मॉल सबग्रुप्स। ये टेक्निक क्या करती है, जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं हमारी पॉपुलेशन में, उन सबको छोटे छोटे सब ग्रुप्स में, जिनको कि हम स्ट्रेटा कहते हैं, उनमें डिवाइड करती है। और ये जो स्ट्रेटास होते हैं ये किसी ना किसी सिमिलैरिटी, होमोजीनियस होते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रेटा है आपका, उनमें जो लोग आएंगे उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी होगी, उस सिमिलैरिटी के बेसिस पे आप जो है अपने ग्रुप्स बनाते हैं। और ये जो ग्रुप बनाए जाते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं कि एलिमेंट्स विद इन द ग्रुप आर होमोजीनियस, मतलब उस ग्रुप में जो लोग हों वो होमोजीनियस हों, और दूसरे जो सब ग्रुप्स आप बना रहे हैं उसके जो लोग हों वो हेट्रोजीनियस हो। यहाँ पे मैंने आपको ये एग्जांपल, कलर्ड एग्जांपल इसलिए लिया है जिससे कि आपको इजीली पता चल जाए। बेसिकली हम स्ट्रेटा किस बेसिस पे बना सकते हैं? हम जेंडर के बेसिस पे, सोशल क्लास के बेसिस पे, एजुकेशन लेवल, रिलीजन, उन सब के बेसिस पे हम स्ट्रेटा बना सकते हैं। तो सपोज अगर आपको बोला जाता है कि राजस्थान स्टेट में से आपको जो है कुछ लोगों को किसी पर्टिकुलर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट करना है और उसमें हर रिलीजन का कुछ इक्वल पार्ट होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? आपको सारे रिलीजन्स को कवर करना है, तो बेसिकली आप क्या करेंगे, हम जो रिलीजन है उनके बेसिस पे आप सब ग्रुप्स बना लेंगे। हिंदूज का आपने एक सब ग्रुप बना लिया, मुस्लिम्स का बना लिया, सिख्स का बना लिया, क्रिश्चियंस का बना लिया, ये आपके 4 सब ग्रुप्स हो गए। तो अब हुआ क्या, जो एक पर्टिकुलर सब ग्रुप है, जैसे सपोज आपने हिंदूज का जो सब ग्रुप लिया उसमें सारे लोग हिंदू हैं, तो उनमें एक सिमिलैरिटी होगी कि रिलीजन उनका सेम है। सिमिलरली जो मुस्लिम्स का सब ग्रुप लिया आपने, उनमें एक सिमिलैरिटी होगी कि उनका रिलीजन सेम है। फिर आप उस सब ग्रुप में से जितने लोग आपको सेलेक्ट करने हैं पर सब ग्रुप, आप वो रैंडमली सेलेक्ट कर सकते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगा के। ये मैंने कलर्ड एग्जांपल इसलिए लिया है कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे एंटायर जो पॉपुलेशन थी हमारी, अगर हम ये बच्चों वाला ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज यहाँ पे हमने 4 बच्चों को अलग अलग कलर की टी शर्ट्स पहना रखी थी और हमने स्ट्रेटा बनाने थे, तो जो रेड कलर की टी शर्ट वाले बच्चे थे उनका हमने एक सब ग्रुप बना लिया, येलो का अलग, ग्रीन का अलग, ब्लू का अलग, और फिर उन सब ग्रुप्स में से हमने कुछ बच्चों को सेलेक्ट कर लिया, जितना भी हमको अपने सैंपल में लेना था। अब सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग इज ऑल्सो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यहाँ पर जो सिलेक्शन होता है लोगों का वो सिस्टमेटिक होता है और रैंडम नहीं होता। रैंडम सिलेक्शन जो होता है सिर्फ वो फर्स्ट एलिमेंट का सिलेक्शन जो है इसमें वो रैंडम होता है। उसके बाद जितने भी लोगों को आप सेलेक्ट करते हैं वो एक फिक्स्ड इंटरवल पे आप सेलेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर पॉपुलेशन साइज अगर कैपिटल N है तो, और हमारे को उसमें से एक स्मॉल n का जो सैंपल है वो निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले रैंडमली एक नंबर चूज करेंगे। जैसे कि सपोज वी बिगिन विद द पर्सन नंबर 3। अब हमने रैंडमली एक नंबर चूज किया, अब मान लो वो 3 नंबर पे हमारा 3rd नंबर पे जो बंदा था वो चूज हो गया, हमें सैंपल साइज चाहिए 5 का। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे, देखिए, सो द नेक्स्ट इंडिविजुअल दैट वी विल सेलेक्ट वुड बी एट एन इंटरवल ऑफ 20 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 4। अब पहला क्या हुआ कि हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे को कितने लोग सेलेक्ट करने हैं। अगर हमें 5 लोग सेलेक्ट करने थे 20 में से, हमारा स्मॉल n जो है वो हुआ 5 और कैपिटल N हमारा यहाँ पे था 20। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 20 को डिवाइड करेंगे 5 से, यानी कि कैपिटल N को हम अपने स्मॉल n से जो है डिवाइड करेंगे। नंबर इस केस में हमारा आया 4। अब हम क्या करेंगे कि जो पहले के 4 लोग थे उसमें से हम रैंडमली एक बंदा सिलेक्ट कर लेंगे। अब सपोज वो बंदा जो है 3rd नंबर का बंदा हमारा सिलेक्ट हुआ,
तो उसके बाद हर 4th पोजीशन पे जो बंदा होगा वो सिलेक्ट होता जाएगा। जैसे कि ये जो मैंने एक पिक्टोरियल एग्जांपल लिया है जहां लोगों का फिगरीज मैंने दी हैं और उनको नंबर दिया हुआ है। यहाँ हमने देखा कि रैंडमली सिलेक्ट करने पे सपोज पहला बंदा हमारा 3rd नंबर का आया, उसके बाद हमारे को 5 लोग सेलेक्ट करने थे, तो एवरी इंटरवल जो हमारा आ रहा है कैपिटल एन डिवाइडेड बाय स्मॉल एन वो 4 आ रहा है। तो उस पहले वाले बंदे के बाद हर चौथे नंबर पे जो बंदा होगा हम उसको सिलेक्ट करते जाएंगे। जैसे पहला नंबर जिसका 3rd था वो सिलेक्ट हुआ, फिर 4 छोड़ के 7th होगा, फिर उसके बाद अगले 4 छोड़ के 11th नंबर पे जो पोजीशन पे जो बंदा है वो सिलेक्ट होगा, फिर 15th, फिर 19th एंड सो ऑन। हमारे को 5 लोग सेलेक्ट करने थे, तो हमारा ये जो है 5 लोग इस तरीके से हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिए। क्लस्टर सैंपलिंग क्या होती है? यहाँ पे जो एंटायर पॉपुलेशन है हमारी, हम उसको क्लस्टर्स में या स्मॉल सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं और फिर उन क्लस्टर्स में से एक क्लस्टर जो है वो हम रैंडमली सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द क्लस्टर आर यूज्ड फॉर सैम्पलिंग। जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको सबको हम यूज करते हैं इसमें। क्लस्टर्स आर आइडेंटिफाइड यूजिंग डिटेल्स, जैसे कि आप एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, लोकेशन के बेसिस पे जो है क्लस्टर्स बना सकते हैं। In a clustered sample, we use the subgroup of the population as the sampling unit rather than individual. अब यहाँ पे क्या होता है, हम इंडिविजुअल लोगों को सिलेक्ट नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं कि जैसे सपोज हमारे क्लास में 20 लोग बच्चे थे, तो हमने अगर क्लस्टर सैम्पलिंग यूज करनी है तो हमने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया और उस क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने 20 बच्चे जो थे उनको हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे क्लस्टर्स में। यहाँ पे हमने 4-4 क्लस्टर्स बना दिए। अगर कोई क्राइटेरिया भी नहीं था हमारे पास तो हमने सिंपल ये किया कि मैं जी 4-4 बच्चों का जो है एक क्लस्टर बना लूंगा, जिससे कि मेरी जो एंटायर पॉपुलेशन है वो 5 क्लस्टर्स में डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद मैं रैंडमली जो है उनमें से कोई सा भी एक क्लस्टर सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैंने यहाँ क्या किया कि जो 20 स्टूडेंट्स थे उनको सिर्फ ये किया कि पहले 4 एक क्लस्टर में, उसके बाद के 4 दूसरे क्लस्टर में, उसके बाद के 4 दूसरे क्लस्टर में, ऐसे करके जो है मैंने 5 क्लस्टर्स पूरे 20 बच्चों के में से बना लिए। फिर मैंने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग लगाई और उन 5 क्लस्टर्स में से एक क्लस्टर मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब इस केस में मेरा वो क्लस्टर जो है वो 4th नंबर का क्लस्टर सेलेक्ट हुआ। तो यहाँ पे मेरे पास जो है जो भी 4th क्लस्टर में लोग बच्चे थे वो सारे आ गए। क्लस्टर सैम्पलिंग को हम 2 तरीके से भी कर सकते हैं, सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग या फिर 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग। सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग क्या होती है? अगेन वही हो रहा है यहाँ पर कि मैंने जो है 5-5 लोगों का एक क्लस्टर बना लिया अलग अलग बेस्ड ऑन सम कॉमन क्राइटेरिया। अगर कुछ भी है मेरे पास, सपोज जेंडर है, लोकेशन है, एजुकेशन है, कुछ भी है, उसके बेसिस पे मैंने क्लस्टर्स लोगों के बना लिए और फिर उन क्लस्टर्स में से एक एंटायर क्लस्टर को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो ये जो है सिंगल स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग है। 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग में क्या होता है कि पहले तो मैं कोई क्लस्टर सेलेक्ट करती हूँ। सपोज पहले मैंने 5 में से 3 क्लस्टर सेलेक्ट किए, उन 3 में से फिर मैं कुछ लोगों को, जितने भी मुझे उस पर्टिकुलर क्लस्टर में से चाहिए थे अपने सैंपल साइज के अकॉर्डिंग, उतने लोगों को मैंने उन क्लस्टर्स में से सेलेक्ट कर लिया। तो ये 2 स्टेज क्लस्टर सैम्पलिंग है। अब ये मैंने एक कंसाइज डायग्राम दिया है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के मेथड्स का, जिससे कि आपको थोड़ा क्लियर वो हो जाए। पहला केस जो है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का है। इसमें हम ये देख रहे हैं कि कोई ऑर्डर नहीं है, रैंडमली कोई भी जो भी रैंडम नंबर जनरेट करने पे आएगा बंदा वो हमारे सैंपल का पार्ट हो सकता है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, उसके बाद आपका 4th है, फिर उसके बाद आपका 8th है। तो इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, कोई भी रैंडमली जो है आपके पॉपुलेशन सैंपल का पार्ट हो सकता है। सॉरी, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में क्या है? सिस्टमैटिक सैम्पलिंग में हमने पहले एक किसी बंदे को सिलेक्ट किया एक पोजीशन पे, उसके बाद हमने इक्वल इंटरवल्स पे जो है लोगों को सिलेक्ट किया। तो यहाँ इस पिक्टोरियल में आप देख सकते हैं कि पहले अगर हमने 2nd नंबर का बंदा चूज किया है एंड देन अगेन n डिवाइडेड बाय कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n हम लगाएंगे, हमारे को उस पर्टिकुलर सैंपल स्पेस में से कितने लोग चाहिए। तो यहाँ पे अगर सपोज आपके ये
16 लोगों का आपका टोटल सैंपल स्पेस था। अगर मुझे इसमें से 5 लोग सेलेक्ट करने थे, 15 लोगों का, उसमें से मुझे 5 लोग सेलेक्ट करने थे, तो 15 डिवाइडेड बाय 5 दैट मीन्स 3। तो मैंने पहले एक बंदा सेलेक्ट हुआ, पहले 3 में से कोई सा भी हो सकता था, वो फर्स्ट भी हो सकता था, सेकंड भी हो सकता था, थर्ड भी हो सकता था। यहाँ इस केस में वो सेकंड हुआ। तो उसके बाद हर तीसरे बंदे को मैंने सेलेक्ट करना था अपने सैंपल पे। सिस्टमेटिक सैंपलिंग में हमने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा सैंपल स्पेस कैपिटल N है, उसमें से हमने कितने लोग निकालने हैं, हम कैपिटल N डिवाइडेड बाय स्मॉल n करेंगे। जो भी हमारी फिगर आएगी, जैसे यहाँ 15 था, 15 में से हमें 5 लोग सेलेक्ट करने थे, 15 डिवाइडेड 5 हमारा 3 आया। तो हम जो पहले 3 हैं उसमें से रैंडमली सेलेक्ट करेंगे एक बंदे को, और उसके बाद हर तीन के इंटरवल पे हम लोगों को सेलेक्ट करते जाएंगे अपने सैंपल में। स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या होती है? स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में हम स्ट्रेटास बनाते हैं छोटे छोटे। बेसिकली उन स्ट्रेटास में जो लोग होते हैं वो सिमिलर होते हैं। जैसे कि यहाँ कलर कोड का आप डिफरेंस देख सकते हैं। एक स्ट्रेटा जो है वो लाइट ब्लू कलर से मैंने डिनोट किया है, दूसरा स्ट्रेटा जो है वो मैंने ब्लू कलर से डिनोट किया है। तो आपने पहले छोटे छोटे स्ट्रेटास बनाए, फिर उन स्ट्रेटा में से आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग यूज करके लोगों को सिलेक्ट कर लिया। हर प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज होता है। बेसिकली आपको ये देखना होता है कि जिस स्ट्रेटा का साइज ज्यादा है वहां से मुझे ज्यादा लोग लेने हैं, जिस स्ट्रेटा का साइज छोटा है वहां से मुझे कम लोग लेने हैं। तो दैट इज PPS, प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू साइज सैंपलिंग। तो वो हम स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में यूज करते हैं कि जो स्ट्रेटा हमारा बड़ा है वहां से हमें ज्यादा लोग लेने हैं, और जो स्ट्रेटा हमारा छोटा है वहां से हमारे को कम लोग लेने हैं। देन क्लस्टर सैंपलिंग अगेन, कि हमने एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे क्लस्टर बनाए, फिर उन क्लस्टर में से रैंडमली हमने कोई भी क्लस्टर को सिलेक्ट कर लिया। जैसे यहाँ हमारा मोटो ये था कि जो टोटल सैंपल स्पेस है हमारी, उसको हमने 5 छोटे छोटे क्लस्टर्स में डिवाइड किया। फिर उन 5 में से हमारे को 2 क्लस्टर सिलेक्ट करने थे, तो कोई से भी 2 क्लस्टर हमने रैंडमली उसमें से सिलेक्ट कर लिए। यहाँ एक ध्यान देने वाली बात यह है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग और क्लस्टर सैंपलिंग दोनों में जो मेजर डिफरेंस होता है वो ये होता है कि स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो भी आपके स्ट्रेटास हैं वो सिमिलर होते हैं। उनमें जो लोग हैं वो किसी ना किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे सिमिलर होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ कलर कोड का डिफरेंस इसीलिए लिया है। आप स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में देख सकते हैं कि जो स्ट्रेटा है वो सारे सेम कलर से डिनोट किए हैं मैंने, यानी कि वहाँ विद इन द स्ट्रेटा जो पॉपुलेशन है आपकी वो होमोजीनियस है, और क्लस्टर सैंपलिंग में वो पॉपुलेशन आपकी हेट्रोजीनियस भी हो सकती है। यहाँ क्लस्टर सैंपलिंग में आप देख रहे हैं कि डार्क ब्लू और लाइट ब्लू दोनों कलर के लोगों को मैंने इसमें इसलिए है कि यहाँ पे जो आपकी विद इन द क्लस्टर पॉपुलेशन है वो हेट्रोजीनियस भी हो सकती है, होमोजीनियस भी हो सकती है। लेकिन स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग में जो पॉपुलेशन होती है आपकी स्ट्रेटा में वो होमोजीनियस होती है। अब ये थोड़े से और एग्जांपल्स हैं वो समझने के लिए कि सिंपल रैंडम सैंपलिंग बेसिकली है क्या। नाउ सपोज वी वांट टू सेलेक्ट अ सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ 100 BAMS स्टूडेंट्स फ्रॉम एन आयुर्वेदिक कॉलेज, जहाँ पे की टोटल स्ट्रेंथ जो थी BAMS के स्टूडेंट्स की वो 1000 थी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हर कॉलेज के जो स्टूडेंट है उन सबको एक नंबर असाइन कर देंगे 1 to 1000। उसके बाद हम रैंडम नंबर जनरेटर यूज करेंगे। जो भी रैंडम नंबर जनरेट होगा उसको हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो नंबर आएगा उस नंबर पे जो भी बंदा स्टूडेंट है वो हमारे सैंपल का पार्ट हो जाएगा। ओके, इस तरीके से हम अलग अलग रैंडम नंबर जनरेट करके 100 लोगों को इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग क्या है कि सपोज आयुर्वेदिक कॉलेज में 800 फीमेल स्टूडेंट्स थी एंड 200 मेल स्टूडेंट्स थे। अब हमारे को ये इंश्योर करना था कि हमारा जो सैंपल आए वो बेसिकली जो भी जेंडर बैलेंस है हमारे कॉलेज में, जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं कि फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और मेल स्टूडेंट्स कम हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भी सैंपल सेलेक्ट हो उसमें भी यही पता चले कि इस कॉलेज में फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और मेल स्टूडेंट्स कम हैं। तो हम क्या करेंगे कि 2 स्ट्रेटा बनाए हमने अलग अलग जेंडर के बेसिस पे, मेल और फीमेल। उसके बाद उन स्ट्रेटा में से हमने रैंडम सैंपलिंग लगा के जो 800 वाला फीमेल स्टूडेंट्स का स्ट्रेटा था उसमें से हमने 80 फीमेल्स को सेलेक्ट कर लिया,
और 200 में से हमने 20 मेल्स को सेलेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से हमारे 100 स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए। जो हमारा सैंपल आया उससे हमारे को ये भी पता चल रहा है कि यहाँ कॉलेज में जो है फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा हैं और मेल स्टूडेंट्स कम हैं, इसीलिए हमारे सैंपल में जो है वो फीमेल स्टूडेंट्स ज़्यादा आए हैं और मेल स्टूडेंट्स कम आए हैं। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग क्या होती है? ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द कॉलेज आर लिस्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ आप क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देंगे स्टूडेंट्स को। फ्रॉम द फर्स्ट 10 नंबर्स यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। जो पहले 10 लोग आएंगे, जो स्टूडेंट्स आएंगे पहले 10, उनमें से हम रैंडमली कोई सा भी एक स्टार्टिंग पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। अगेन यहाँ हम रैंडम नंबर जनरेटर यूज करेंगे और पहले 10 में से जो भी रैंडम नंबर आएगा वो आपका 0 to 1 के बीच में आता है, वो डेसिमल्स में कुछ आता है, उसको आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 से मल्टीप्लाई करने पे सपोज आपके पास जो नंबर आता है वो 6 आता है, तो यहाँ आपका 6 नंबर वाला जो स्टूडेंट है वो सेलेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद हर 10 में बंदे को आप उसमें से सेलेक्ट करते जाएंगे। आप 6 नंबर करेंगे, 16 करेंगे, 26 करेंगे, 36 करेंगे, और ऐसे करते करते आपका जो है टोटल सैंपल जो है वो 100 लोगों का इसमें से कलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्लस्टर सैम्पलिंग क्या है? सपोज द कॉलेज हैज 10 डिपार्टमेंट्स ऑल विथ रफली द सेम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एंड आपके पास क्या है कि कैपेसिटी नहीं है सारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करने की, सारे के सारे 10 डिपार्टमेंट में से। तो आप क्या करेंगे कि रैंडमली सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी 3 डिपार्टमेंट, और वो 3 डिपार्टमेंट जो है वो आपके क्लस्टर हो गए, और उस डिपार्टमेंट में जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपने उन सबको इंटरव्यू कर लिया। तो यहाँ क्लस्टर सैम्पलिंग में बेसिकली क्लस्टर क्या बने, जो आपके 10 डिपार्टमेंट्स थे उन्होंने दे सर्व्ड एज अ क्लस्टर फॉर यू सैम्पलिंग के लिए। अब उन 10 में से आपने रैंडमली कोई से भी 3 सेलेक्ट किए डिपार्टमेंट, और उन 3 में जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको आपने इंटरव्यू कर लिया। तो दिस इज बेसिकली क्लस्टर सैम्पलिंग। अब ये हमारी थी सारी अभी तक की प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। इसके बाद आती हैं नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग्स में सबसे पहले जो है दैट इज कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग नाम जैसे सजेस्ट कर रहा है कि बेसिकली क्या है, हम अपना कन्वीनियंट सैंपल, जो भी हमारे को कन्वीनियंटली डेटा देने के लिए राजी हो जाएगा, उसको हम जो है अपने सैंपल का पार्ट बना लेंगे। ये मेथड तब यूज किया जाता है जब सैंपल बहुत छोटा चाहिए। आप सैंपल है कोई भी आप ऐसी चीज कर रहे हैं जहाँ पे कि रेयर लोग मिल सकते हैं आपको, और कॉस्टली भी है, लोगों को इंटरव्यू करना या लोगों को डेटा कलेक्ट करना कॉस्टली भी है, उस केस में आप अपना कन्वीनियंट सैंपल लेते हैं। जनरली इनिशियल जो सर्वे होता है उस टाइम पे लोग जो है अपने प्रॉपर सर्वे प्लान करने से पहले लोग जो है कन्वीनियंट सैंपल लेके एक ट्रायल रन करके देख लेते हैं अपने सर्वे का। तो कन्वीनियंट सैंपल ये फिगर जैसे बता रही है कि ये जो रिसर्चर है उसने ये सोचा कि मेरे को अपने सैंपल में कोई भी पर्पल फिगर नहीं चाहिए, तो उसने पर्पल को छोड़ के ब्लू और ग्रीन फिगर जो थी सिर्फ उनसे डेटा कलेक्ट कर दिया। कन्वीनियंट सैम्पलिंग है क्या? कन्वीनियंट सैम्पलिंग इज अ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक, जहाँ पे सैंपल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द पॉपुलेशन ओनली बिकॉज दे आर कन्वीनियंटली अवेलेबल टू द रिसर्चर। यहाँ सिर्फ रिसर्चर अपनी कन्वीनियंस देखता है, जो लोग भी कन्वीनियंटली डेटा प्रोवाइड करते हैं उनको वो अपने सैंपल में ले लेता है। रिसर्चर चूज दिस सैंपल जस्ट बिकॉज दे आर इजी टू रिक्रूट, और वो इसलिए चूज करते हैं इनको क्योंकि वो इजिली इनको अपने स्टडी में रिक्रूट कर सकते हैं। And the researcher did not consider selecting a sample that represent the entire population। और यहाँ रिसर्चर को इस चीज से मतलब नहीं था कि वो जिन लोगों को अपने सैंपल में ले रहा है वो एक्चुअली एंटायर पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो ऐसे केसेस में जो है रिसर्चर जो है कन्वीनियंट सैम्पलिंग लगा के लोगों को रिक्रूट करता है। आइडियली इन रिसर्च इट इज गुड टू टेस्ट अ सैंपल दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। आइडियल केस में जो भी हमें सैंपल लेना चाहिए वो रैंडम सैंपल होना चाहिए, but in some research the population is too large to examine, and considering the entire population जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। ये सबसे बड़ा रीजन है जिसके लिए रिसर्चर जो है वो कन्वीनियंट सैम्पलिंग पे रिलाई करते हैं, और ये सबसे कॉमन नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और आपको सैंपल भी जो है वो बहुत इजीली मिल जाता है। दूसरी आती है पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग। अब पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है
In the judgmental sampling, also called purposive sampling, the sample members are chosen only on the basis of researchers' knowledge and judgment. Suppose मैंने कोई स्टडी प्लान करनी थी और मैंने ये सोचा कि मैंने अपना जजमेंट यूज किया और मैंने सोचा कि मेरे को इन पर्टिकुलर लोगों से जो है डेटा बहुत इजीली, मतलब मेरी स्टडी का जो पर्पस है, जो आउटकम है, उसके लिए मेरे को इन लोगों से डेटा लेना चाहिए। तो मैं वहाँ पे अपना जजमेंट यूज करती हूँ और ऐसे ही लोगों को जो है अपने सैंपल का पार्ट बनाती हूँ, जो कि मुझे लगता है कि मेरे लिए फेवरेबल आउटकम या मेरी स्टडी का जो आउटकम है वो इनसे क्वेश्चन पूछ के जो है मीट हो सकता है, ऑब्जेक्टिव जो है वो मीट हो सकता है मेरी स्टडी का। अब इस केस में जैसे कि एग्जांपल है कि रिसर्चर ने ये सोचा कि जो 1, 7, 10, 15 नंबर वाले 19 नंबर वाले जो लोग हैं जिनको नंबरिंग ये दी गई है, वो जो है मेरे लिए ज़्यादा अच्छा सैंपल होगा, उनसे डेटा कलेक्ट करना मेरे लिए बहुत अच्छा सैंपल रहेगा, तो मैं उनको जो है अपनी रिसर्च का पार्ट बना लेती हूँ। यहाँ कन्वीनियंस नहीं है, यहाँ मेरा जजमेंट है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कन्वीनियंस एंड जजमेंटल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस वो है जहाँ मुझे लगता है कि ये लोग डेटा मुझे बहुत ईजिली दे देंगे, यहाँ इन लोगों तक पहुंचना मेरे लिए बहुत ईजी है। जैसे सपोज मैंने अपने कॉलेज में ही कोई स्टडी प्लान करनी थी, मैं स्काई चिकित्सा डिपार्टमेंट की हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरे जो क्लास के बच्चे हैं वो सब उसको जानते हैं, मुझे ये सर्वे प्लान करना था, तो मैं इन्हीं से डेटा ले लेती हूँ, ये मुझे ईजिली डेटा दे देंगे। वो हो गई कन्वीनियंस सैम्पलिंग। अब अगर मैं दूसरी स्टडी प्लान करने की सोचती हूँ, जहाँ मैं ये सोचती हूँ कि मेरे को हर डिपार्टमेंट के लोगों का जो है डेटा चाहिए, तो वहाँ मेरा जजमेंट होगा कि मेरे को जो है रसशास्त्र डिपार्टमेंट का भी चाहिए, काय चिकित्सा का भी चाहिए, किसी और डिपार्टमेंट का भी चाहिए। तो वहाँ मेरा जजमेंट है कि मेरा मोटो जो है ये है कि हर डिपार्टमेंट के लोगों का जो है मेरे पास डेटा हो। उस केस में मैं अपना जजमेंट अप्लाई करती हूँ और तब मैं हर डिपार्टमेंट के लोगों को अपने सैंपल में लेना चाहूंगी। पर्पसिव और जजमेंटल सैम्पलिंग क्या है? इन द जजमेंटल सैम्पलिंग मेथड रिसर्चर सेलेक्ट द सैंपल बेस्ड प्योरली ऑन द रिसर्चर्स नॉलेज एंड क्रेडिबिलिटी। ये भी मैंने आपको बताया कि उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जो नॉलेज है कि ये पर्टिकुलर सैंपल उसको बहुत अच्छे से डेटा प्रोवाइड कर सकता है, उसका ऑब्जेक्टिव मीट हो सकता है, तो वही है। In other words, researchers choose only those people who they deem fit to participate in the research study. अगर मैंने सपोज डायबिटीज पे स्टडी करनी थी या हाइपरटेंशन पे स्टडी करनी थी, तो मेरे को सिर्फ हाइपरटेंसिव लोग जो हैं उन्हीं को अपने सैंपल में लेना था, तो वहां मेरा जजमेंट आया। Judgmental or purposive sampling is not a scientific method of sampling, and the downside to this sampling technique is that the pre-convenience notion of the researcher can influence the research results. यहाँ ऑब्वियसली जैसे हम अभी बात ही कर रहे हैं कि रिसर्चर खुद सोचता है कि ये लोग जो है मेरे को डेटा, इनसे डेटा लेना जो है मेरे ऑब्जेक्टिव को मीट कर सकता है, मेरे आउटकम को मीट कर सकता है, तो यहाँ पे एक प्री कंसीव्ड नोशन है रिसर्चर के दिमाग में, उसकी वजह से जो है रिजल्ट्स जो है वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं। इसीलिए इस रिसर्च डिजाइन टेक्निक में जो है वो बहुत ज्यादा एम्बिग्युइटी होने के चांसेस होते हैं। देन कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग क्या है? सिलेक्शन ऑफ मेंबर इन द सैम्पलिंग टेक्निक्स हैपन ऑन बेसिस ऑफ प्री सेट स्टैंडर्ड। यहाँ कोई प्री सेट स्टैंडर्ड मेरे दिमाग में है, उसके बेसिस में मैं लोगों को सैंपल में लेती हूँ। In this case, as a sample is formed on the basis of specific attribute, the created sample will have the same attributes that are found in the total population. और ये बहुत क्विक मेथड है। एक सिंपल एग्जांपल मैं इसमें आपको ये देती हूँ कि जैसे अभी हमने ओपिनियन पोल्स वाला एग्जांपल लिया। ओपिनियन पोल्स में हमने ये देखा कि कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी, वो हमारे को जानना था। अब इस केस में क्या होता है, अगर सपोज मैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग नहीं लगाती हूँ, मेरे को कहीं से भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से कहीं से भी वोटर्स की लिस्ट नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, इतना रिसोर्सेस भी नहीं है कि मैं इतनी बड़ी ओपिनियन पोल कंसिडर कर पाऊँ, तो मैं क्या करती हूँ कि चलो मेरा जो आसपास का दायरा है, जो मैं लोगों को जानती हूँ, मैं उन्हीं से एक उनकी ही राय जान लेती हूँ। अब उस राय को जानने के लिए मेरे पास क्या है कि मुझे हर रिलीजन के लोगों का जो है एक स्पेसिफिक कोटा रखना होगा। जिन भी लोगों की मैं ओपिनियन ले रही हूँ उसमें हर रिलीजन के, हर कास्ट के, हर क्लास के लोग होने चाहिए।
होगी वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। मैं कोई लिस्ट से नहीं जाऊंगी, किसी को रैंडमली सेलेक्ट नहीं करूंगी, लेकिन एक कोटा फिक्स रखूंगी कि मैं अगर सपोज 100 लोगों का डेटा ले रही हूँ तो उनमें से 100 में से अगर 25 हिंदू हैं, 25 मुस्लिम्स होने चाहिए, 25 क्रिश्चियन होने चाहिए, 25 जो है वो सिख होने चाहिए। तो मैं सबका एक कोटा फिक्स कर दूंगी उसमें कि मुझे उन 100 में से हर रिलीजन के इतने इतने लोगों का एक प्री फिक्स्ड कोटा है और मैं उनसे सैंपल ले रही हूँ। अब एग्जाम्पल क्या है कोटा सैम्पलिंग के? जैसे सपोज द रिसर्चर वांट टू सर्वे इंडिविजुअल्स अबाउट विच, अभी हम कोविड-19 के टाइम पे अगर हम देखते हैं कि अगर रिसर्चर जो है वो ये सर्वे करना चाहता है कि कौन सा प्रोफाइलेक्टिक मेजर कोविड-19 के अगेंस्ट लोगों ने जो है अडॉप्ट किया, कौन सा उसने यूज किया, तो वो क्या करेगा कि सपोज उसको 500 लोगों का डेटा लेना था और दूसरा 500 लोगों का डेटा लेना था, ये पता करना था कि उन्होंने कौन सी प्रिवेंटिव मेजर यूज करे हैं कोविड-19 से बचने के लिए, और वो साथ में ये भी चाहता था कि कम से कम 10 स्टेट्स का डेटा उसके पास इंडिया से आ जाए। तो इनको वो छोटे छोटे कोटा में कैसे डिवाइड कर सकता है? या तो वो क्या करेगा कि 250 मेल ले लेगा, 250 फीमेल लोगों का डेटा ले लेगा। यहाँ उसने कोटा फिक्स कर दिया कि आधे मेल होंगे आधे फीमेल होंगे उसके सैंपल में। या फिर वो क्या करेगा कि जो 100 रेस्पोंडेंट्स, हर 500 उसने रेस्पोंडेंट लेने थे, उसने 100 का जो है एज ग्रुप डिफाइन कर लिया कि मुझे 16 से 20 की एज के बीच के 100 लोग चाहिए, 21 से 30 के बीच के 100 लोग चाहिए, 31 से 40 के बीच के मुझे 100 लोग चाहिए। तो वो ऐसे करके जो है एज ग्रुप उसने डिफाइन किए और हर एज ग्रुप का एक कोटा फिक्स कर दिया कि हर एज ग्रुप से मुझे 100 रेस्पोंडेंट चाहिए। टोटल उसने 5 एज ग्रुप बना लिए, जिससे कि हर एज ग्रुप से वो 100 लेगा तो उसको टोटल 500 का डेटा मिल जाएगा। या फिर वो क्या कर सकता है कि वो एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के हिसाब से, सपोज उसने सोचा कि मैं एम्प्लॉयमेंट स्टेटस के हिसाब से कोटा फिक्स कर देता हूँ, तो 350 एम्प्लॉयड एंड 150 अनएम्प्लॉयड लोगों का उसने डेटा ले लिया। या फिर उसको लगा कि मुझे 10 स्टेट्स तो कवर करने ही हैं इंडिया के, तो मैं एक काम करता हूँ कि मैं हर स्टेट से जो है 50 लोगों का डेटा ले लेता हूँ। तो अगेन यहाँ पे हर चीज में क्या हो रहा है कि वो किसी ना किसी बेसिस पे जो है एक कोटा जो है डिफाइन कर रहा है लोगों का। इसके बाद आती है स्नोबॉल सैंपलिंग या फिर रेफरल सैंपलिंग या चेन सैंपलिंग। आप इसको बहुत सारे नाम है, किसी भी नाम से बुला सकते हैं। स्नोबॉल सैंपलिंग में क्या होता है कि एग्जिस्टिंग पीपल आर आस्क्ड टू नॉमिनेट फर्दर पीपल नोन टू देम so that the sample increase in size like a rolling snowball। जैसे एक स्नोबॉल अगर आप रोल करते हैं स्नो में, तो वो क्या करती है, रोल होते होते जो है अपने साथ छोटे छोटे बर्फ के जो कण होते हैं, टुकड़े, उनको जो है इकट्ठा करती जाती है और अल्टीमेटली वो बड़ी होती जाती है। तो इसी बेसिस पे इसका नाम जो है स्नोबॉल सैंपलिंग दिया है। आपको पता नहीं होता है कि आपके सैंपल में कौन आने वाला है, आपको किसी एक बंदे का पता चला, आपने उसको जाके सर्वे किया और आपने उससे पूछा कि आप अपने जैसे मुझे और लोगों से मिलवा सकते हैं क्या, तो वो आपको हो सकता है दूसरे किसी पर्सन से मिलवाएगा, वो दूसरा आपको तीसरे से मिलवाएगा, तीसरा आपको अगले 3 से मिलवाएगा। तो ऐसे करते करते जो है ये चेन बढ़ती जाती है और आपको अल्टीमेटली आपका डिजायर्ड सैंपल जो होता है वो मिल जाता है। यहाँ पे आप जो लोग आपकी पॉपुलेशन में सेलेक्ट हो रहे हैं उन्हीं को पूछते हैं कि वो दूसरे लोगों को रिकमेंड करें आपके सैंपल में आने के लिए। जैसे कि एग्जांपल्स हैं स्नोबॉल सैंपलिंग के। इट इज यूज्ड इन सिचुएशन ऑफ हाईली सेंसिटिव टॉपिक्स लाइक HIV/AIDS वेयर पीपल विल नॉट ओपनली डिस्कस एंड पार्टिसिपेट इन सर्वेस टू शेयर इंफॉर्मेशन अबाउट HIV/AIDS। आपको पता है हमें कि HIV को लेके लोग अभी इतने ज्यादा अभी भी लोग रिलेक्टेंट है और रिजर्व रहते हैं, तो लोग नहीं ओपन होना चाहते हैं, इसलिए हमें नहीं पता होता है कि कौन जो है HIV पॉजिटिव है कौन नहीं है। सपोज हमें HIV लोगों के ऊपर कोई स्टडी प्लान करनी थी और हमें पता चला कि एक पर्टिकुलर इंसान जो है वो HIV पॉजिटिव है। हम उसके पास गए, हमने उससे उसका डेटा लिया और उसको पूछा कि अगर वो अपने जैसे ही कुछ और लोगों को जानता है तो हमारे स्टडी में हम उनसे भी डेटा लेना चाहते हैं। उसने आपको 2 लोगों से मिलवाया, फिर आप उन 2 के पास गए, उन 2 ने आपको अगले 3 से मिलवाया। तो ऐसे करते करते आपकी जो है चेन बढ़ती जाती है और आपका डिजायर्ड सैंपल मिल जाता है आपको। इसको हम स्नोबॉल सैंपलिंग कहते हैं। जैसे कि सपोज अगर हम किसी सिटी में गए
वहाँ पे आपको होमलेसनेस के बारे में सर्वे करना था कि कितने लोग जो हैं वो होमलेस हैं, तो आपको नहीं पता कि कितने लोग होमलेस हैं। आप किसी स्ट्रीट पे जाएंगे, जो आपको वहाँ पे बेगर मिलेगा, उससे आप पूछेंगे कि आप होमलेस हैं क्या। अगर वो होमलेस होगा, आप उससे उसका डेटा लेंगे, फिर उसको पूछेंगे कि आप मुझे अपने जैसे लोगों से और मिलवा दीजिए, वो आपको 2-3 से मिलवाएगा, वो 2-3 आपको आगे 10 से मिलवाएंगे। तो इसी तरीके से जो है चेन सैम्पलिंग, रेफरल सैम्पलिंग होती जाती है, और आपका डिजायर्ड सैंपल जब तक आपको नहीं मिलता, आप ये सर्वे अपना करते रहते हैं। बेसिकली इंडिविजुअल्स विथ रेयर डिसीज, इफ रिसर्चर आर कंडक्टिंग अ स्टडी ऑफ, कहाँ पे यूज होती है ज्यादातर, जहाँ पे कोई भी आपने सर्वे करना है, कोई स्टडी करनी है जो कि किसी रेयर डिसीज पे है, जहाँ पे आपको लोगों का मिलना जो है मुश्किल है, तो वहाँ पे कुछ इनिशियल इंडिविजुअल आपको मिलते हैं उस डिसीज, जो जिन लोगों को वो डिसीज है, फिर आप उनसे उनका डेटा लेते हैं और उनको आगे वही सपोर्ट मांगते हैं उनका अपने सैंपल में लोगों को लेने के लिए। The reason snowball sampling is so effective is because it is often difficult for researcher to recruit individual who don't want to be identified for a particular reason. यहाँ पे जैसे हम सपोज सेक्स वर्कर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको सेक्स वर्कर्स की लिविंग स्टाइल के बारे में या उनकी क्या प्रॉब्लम्स है उनके बारे में आपने कोई स्टडी प्लान करनी थी, तो ऑब्वियसली यू नो कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम देम, और आप उन तक पहुंच भी नहीं सकते हैं, उनसे आप डेटा नहीं ले सकते हैं। दूसरा, वो पार्ट भी नहीं बनना चाहते हैं आपकी स्टडी का। तो सपोज आप किसी सेक्स वर्कर को कन्विंस कर पाते हैं आपकी स्टडी का पार्ट बनने के लिए, तो आप उससे डेटा लेते हैं और उसको बोलते हैं कि आपकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो मेंटेन रखी जाएगी, किसी को आपके डेटा नहीं शेयर किया जाएगा। हमारे लिए ये सर्वे करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम आप लोगों की जो कंडीशंस हैं उनको इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आप उनको भरोसा दिलाते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी का, और उनकी हेल्प करने वाले हैं, तो फिर वो आपको जो है दूसरे लोगों से मिलवाते हैं। तो इसीलिए ऐसी कंडीशंस में जहाँ डिसीज रेयर है या जिन लोगों को आपने सर्वे करना है उन तक पहुंच पाना मुश्किल है, उन केसेस में हम स्नोबॉल सैंपलिंग को यूज करते हैं। अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि होती है सैंपल साइज। हर रिसर्चर को सिर्फ एक यही प्रॉब्लम होती है कि कितने लोगों को उसने रिक्रूट करना है, सैंपल साइज क्या होगा, स्टडी का सैंपल साइज क्या होगा, या वो सैंपल साइज एक्यूरेट होगा या नहीं होगा, कैसे निकलेगा। तो अब हम देखते हैं कि सैंपल साइज एस्टिमेशन में बेसिकली क्या क्या आता है, एक सैंपल साइज निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है और किस तरीके से हम उसको निकाल सकते हैं, एंड व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले सैंपल साइज है क्या? Sample size is the desired number of units to be included in the study, which assures that the intended study will have the desired power for correctly detecting a clinically meaningful difference in the parameter in the study, in such a way that it difference truly exists. Sample size basically है क्या? Sample size वो number है जो कि आपको ये बताता है कि अगर आप इतने लोगों पे स्टडी करते हैं तो आप क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस, सपोज अगर आपने एनीमिया पे स्टडी करी, अब आप ये बोलते हैं कि मैंने एनीमिक लोग लिए जिनका हीमोग्लोबिन जो है सपोज 6 से 8 के बीच में था अपनी स्टडी में। इसके बाद में आप ये कहते हैं कि अगर सपोज 2 ग्राम्स का इंक्रीज हो जाएगा इनके हीमोग्लोबिन में आफ्टर द स्टडी, तो मैं ये मानूंगा कि मेरी मेडिसिन ने जो है असर दिखाया है वो इफेक्टिव है। तो क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस क्या है यहाँ पे? अगर किसी का हीमोग्लोबिन लेवल 6 से 8 था के बीच में था और आपकी मेडिसिन लेने के बाद वो 8 to 10 के बीच में आ गया, जिसका 7 था सपोज उसका 9 हो गया, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर मेरे 2 ग्राम का भी इंक्रीज हो गया इसके हीमोग्लोबिन लेवल में लोगों के, तो मैं ये मानूंगा कि मेरी स्टडी सक्सेस है, मेरी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है। तो क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस इज दैट 2 ग्राम, जो कि आप डिफाइन करेंगे कि आपके लिए क्या मीनिंगफुल है। सैंपल साइज बेसिकली क्या करता है कि आपको मदद करता है ये पता करने में कि आप कितने लोगों पे स्टडी करिए, जिससे कि अगर वो डिफरेंस आपकी स्टडी में आपको 2 ग्राम का मिल रहा है तो वो एक्चुअली मिल रहा है, एक्चुअली वो डिफरेंस है, आपकी मेडिसिन ने एक्चुअल में इफेक्ट दिखाया है और लोगों का हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो एटलीस्ट 2 ग्राम तक बढ़ा है। ये सैंपल साइज क्या बता रहा है कि ये बाय चांस नहीं है। अगर आप एक्यूरेट सैंपल साइज कैलकुलेट करते हैं और उसके बेसिस पे स्टडी कंडक्ट करते हैं और आपको वास्तव में 2 ग्राम का जो है आपने डिफरेंस माना था वो स्टडी में मिलता है,
तो सैंपल साइज बेसिकली आपको ये बता रहा है अगर वो एक्यूरेट है कि ये चांस बाय चांस नहीं, ये डिफरेंस बाय चांस नहीं है, ये आपकी मेडिसिन का ही असर है। The first and foremost step in designing a study is to always calculate the sample size, और सबसे ज़्यादा इसीलिए जो रिक्वेस्ट आती हैं स्टैटिस्टिशियंस के पास वो सैंपल साइज कैलकुलेशन की ही आती हैं। एंड आई थिंक सारे रिसर्चर्स को सबसे ज़्यादा हार्ड टॉपिक सैंपल साइज कैलकुलेट करना ही लगता है। एनालिसिस तो लोगों को लगती है कि ये सॉफ्टवेयर कर देगा, हम कर लेंगे। सैंपल साइज मस्ट बी डिटरमाइंड एंड स्पेसिफाइड इन द स्टडी प्रोटोकॉल बिफोर रिक्रूटमेंट स्टार्ट। जब भी आप स्टडी कोई प्लान कर रहे हैं, आप पहला पेशेंट अगर रिक्रूट करेंगे उससे पहले आपको जो है सैंपल साइज अपने स्टडी प्रोटोकॉल में डिफाइन करना है और उसको क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि आपने किस बेसिस पर ये सैंपल साइज कैलकुलेट किया है। सिर्फ वहाँ लिखना नहीं है कि सैंपल साइज मेरी स्टडी का 50 है या 100 है, आपको वहाँ प्रोटोकॉल में, अपनी सिनॉप्सिस में, अपने रिसर्च प्रपोजल में डिस्क्राइब करना है एक पैराग्राफ में कि वो सैंपल साइज आपने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है। Now, why adequate sample size calculation is the necessity of the hour? The main purpose of adequate sample size calculation is to detect the clinically meaningful treatment effect if it actually exists. जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेन पर्पस तो सैंपल साइज कैलकुलेशन का यही है कि हम जिस भी चीज को क्लिनिकली रेलिवेंट मान रहे हैं, जितने भी डिफरेंस को हम क्लिनिकली रेलिवेंट मान रहे हैं अपनी स्टडी के लिए, वो वास्तव में एग्जिस्ट करता है। While calculating the sample size, it must be taken care of that the calculations have been made taking into consideration ethical, cost and time constraint. जब भी हम सैंपल साइज निकालें, वो 3 चीजें आप हमें दिमाग में रखनी है। कॉस्ट, हम हजारों लोगों को जो है अपने सैंपल में इंक्लूड नहीं कर सकते हैं बिकॉज इट वुड बी टू कॉस्टली। टाइम बहुत लगेगा 1000 लोगों पे स्टडी करने में, एंड एथिकल भी नहीं है। अगर हमारे को सपोज क्लिनिकली मीनिंगफुल कोई, मान लीजिए कि कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, सपोज कैंसर है, और आप उस पर कोई स्टडी करना चाहते हैं, कोई न्यू ड्रग आप उस पर अगर टेस्ट करना चाहते हैं, तो एथिकली इट शुड बी टेस्टेड ऑन द ऑप्टिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जो है एक रेयर डिसीज कंडीशन थी और उसमें कोई न्यू मेडिसिन, एक सीरियस डिसीज कंडीशन थी और उसमें आपने कोई न्यू मेडिसिन टेस्ट कर रहे थे और आपने हजारों लोगों को जो है एक्सपोज कर दिया, उनको जो है एक प्रॉपर ट्रीटमेंट से आपने वंचित रखा। तो इसीलिए हमेशा सैंपल साइज कैलकुलेशन जो है वो करते टाइम हमारे को एथिक्स को भी ध्यान में रखना होता है। सिंस द सैंपल साइज दैट इज टू लार्ज में वेस्ट टाइम। अगर आप ज्यादा लोगों को, सपोज आपकी स्टडी जो है 50 पे ही आप पूरी कर सकते थे और आपने 70 लोगों पे करी, तो आपका टाइम भी वेस्ट हुआ, आपके रिसोर्सेस भी वेस्ट हुए, आपका मनी भी वेस्ट हुआ। और अगर वो नंबर छोटा है, आपको 50 एक्चुअली चाहिए था बट आपने 30 ही रिक्रूट किए, तो क्या होगा कि आप पूरा नहीं कर पाएंगे, आप अपने जो आउटकम है उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। आपको अगर डिफरेंस मिल रहा है तो आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि वो वास्तव में डिफरेंस था या नहीं, और अगर नहीं मिल रहा है तो भी आप श्योर नहीं हो पाएंगे कि आपने स्टडी कम नंबर पे करी है, अगर आप ज्यादा पे करते तो शायद आपको डिफरेंस मिल जाता। Hence, an optimum number of patients must be included in the study. In the current scenario, sample size must be calculated while designing and planning the study. अभी के टाइम में आजकल की जो रिक्वायरमेंट है, बहुत सारी एथिकल कमिटीज भी किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट को अप्रूव करने से पहले सैंपल साइज मांगती हैं, एंड दे नीड प्रॉपर जस्टिफिकेशन ऑन हाउ यू हैव कैलकुलेटेड दी सैंपल साइज। आर्बिट्रली आप कोई भी नंबर लिखेंगे उससे वो सेटिस्फाई नहीं होते हैं, आपको प्रॉपर जस्टिफिकेशन देना होता है कि वो सैंपल साइज आपने किस बेसिस पे कैलकुलेट किया है। अब बेसिकली सैंपल साइज हम निकालें उससे पहले हमारे को ये पता करना है कि सैंपल साइज निकालने के लिए हमारे को क्या क्या चीजें चाहिए। तो फॉरमोस्ट इज व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द स्टडी। हमारी स्टडी का पर्पस क्या है? सपोज हम एक आयुर्वेदिक मेडिसिन का ट्रायल करते हैं। अब हमारी मेडिसिन का ट्रायल अगर हम एक आरसीटी प्लान कर रहे हैं, उसमें ये हो सकता है कि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी मेडिसिन जो है एक जो स्टैंडर्ड ड्रग है उसके इक्विवेलेंट रिजल्ट देगी, हमारे को उसके बराबर होगी, या हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो उससे सुपीरियर होगी। ठीक है, तो पहली चीज ये है कि हमारी स्टडी का पर्पस क्या है। दूसरा है कि प्राइमरी आउटकम क्या है। सबसे पहले आपको जब भी आप स्टडी डिफाइन कर रहे हैं, कोई डिजाइन कर रहे हैं, आपको ये बताना है कि आपका प्राइमरी आउटकम क्या है। क्या वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है या डाइकोटोमस वेरिएबल है।
ये भी हमने कल के लेक्चर में देखा ही है कि कॉन्टिन्यूस वेरिएबल क्या है, डाइकोटोमस वेरिएबल क्या है। सपोज हम ये प्लान करते हैं, हम ये सब भूल जाते हैं, हमने सिर्फ ये देखना था कि अगर हम एनीमिया का अभी एग्जांपल ले रहे थे कि 2 ग्राम का जो डिफरेंस है एचबी में, वो हमारे लिए मीनिंगफुल डिफरेंस है। अगर हम एनीमिया पे कोई ट्रायल करते हैं और ये देखते हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल में कितना चेंज आएगा, और हम ये मान के चलते हैं कि 2 ग्राम का डिफरेंस जो है वो मीनिंगफुल है हमारे लिए, तो यहाँ जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं हमारे वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल हो गए। ओके, तो पहली चीज अगर हम चेंज देख रहे हैं, चेंज फ्रॉम बेसलाइन टू एंड ऑफ द स्टडी, कि हीमोग्लोबिन लेवल में कितना चेंज आया बेसलाइन से एंड ऑफ द स्टडी में। यहाँ पे हीमोग्लोबिन हमारा जो है वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है, तो हमें ये देखना है कि हमारा प्राइमरी आउटकम क्या है। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन लेवल में कितना चेंज आया। एक तरीका तो ये हो गया। डाइकोटोमस आउटकम अगर हम इसी स्टडी में लेते हैं, सपोज हम ये देखते हैं कि हमने एनीमिया का ट्रायल किया, एक मेडिसिन दी जो कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल बढ़ाती है, पर हम इन सब चक्करों में नहीं पड़ते कि कितना हीमोग्लोबिन बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा। हम सिर्फ ये देखते हैं कि पेशेंट को जो है वीकनेस लगती थी, लेथार्जी लगती थी, हमारी मेडिसिन देने के बाद जो है उसको वीकनेस नहीं लग रही है, तो उसका हीमोग्लोबिन जो है वो बढ़ रहा होगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि पेशेंट को वीकनेस है या नहीं है। हमारा एंड रिजल्ट क्या होगा, कितने लोग ऐसे हैं जिनकी वीकनेस जो है इम्प्रूव हुई है। तो यहाँ पर डाइकोटोमस आउटकम हो गया, कितने लोग किसी पर्टिकुलर पेशेंट को वीकनेस थी या नहीं थी। तो हमारा प्राइमरी आउटकम क्या है, क्या वो कॉन्टिन्यूस वेरिएबल है या वो एक डाइकोटोमस आउटकम है, ये हमारे लिए पहले जानना, सबसे पहले स्टडी प्लान करते टाइम ये पता करना जरूरी है कि हम अल्टीमेटली देखना क्या चाहते हैं, किस पैरामीटर पे हम अपनी मेडिसिन को असेस करना चाहते हैं। जो कि आपको सैंपल साइज कैलकुलेट करना है, उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपका प्राइमरी आउटकम बेसिकली क्या है। हाउ विल द डेटा बी एनालाइज्ड टू डिटेक्ट अ ग्रुप डिफरेंस। अगर 2 ग्रुप में आप स्टडी कर रहे हैं तो आप डेटा को किस तरीके से एनालाइज करेंगे, आप उस पर पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे या नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे, कौन सा टेस्ट अप्लाई करेंगे, वो आपको पता होना चाहिए सैंपल साइज कैलकुलेट करने से पहले। अगेन ये सारी चीजें आपके प्राइमरी आउटकम पे डिपेंड करेंगी। अगर प्राइमरी आउटकम कॉन्टिन्यूस है तो ऑब्वियसली आप पैरामीट्रिक टेस्ट लगाएंगे ग्रुप डिफरेंस देखने के लिए। और वही अगर आप डाइकोटोमस आउटकम लेते हैं, सपोज आप वीकनेस ही ले लेते हैं कि मैंने एनीमिया इम्प्रूव करने के लिए लोगों को मेडिसिन दी थी और मैंने ये असेस कर लिया बस कितने लोगों को वीकनेस होती थी कितने लोगों को नहीं होती थी, तो यहाँ आपका आउटकम डाइकोटोमस हो गया। यहाँ पर आप जो है नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट अप्लाई करेंगे उसको असेस करने के लिए। हाउ स्मॉल अ डिफरेंस इज क्लिनिकली इंपॉर्टेंट टू डिटेक्ट। अगेन ये वही चीज है, क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस आपका कितना है। क्या 2 ग्राम इंक्रीज करना हीमोग्लोबिन लेवल सफिशिएंट है। आप 2 ग्राम इंक्रीज करेगी आपकी मेडिसिन तो आप मान लेंगे कि आपकी मेडिसिन इफेक्टिव है या नहीं। या सपोज 80% पेशेंट्स की वीकनेस जो है वो दूर हो जाएगी आपकी मेडिसिन से। अगर हम डाइकोटोमस आउटकम की बात करते हैं तो क्या हमारे लिए क्या क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रहेगा कि कितने लोगों को हम मानते हैं कि हम उनको बेनिफिट दे पाएंगे, हम उनको इम्प्रूवमेंट उनकी डिसीज कंडीशन में दे पाएंगे। क्या हम 80% लोगों को बेनिफिट पहुंचा सकते हैं या हमारा जो मेडिसिन है उससे सिर्फ 70% लोगों को ही बेनिफिट होगा, वो आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप किसी स्टैटिस्टिशियन के पास जाएंगे सैंपल साइज निकालने के लिए, वो आपसे सबसे पहले ये पूछेगा कि आपका प्राइमरी आउटकम क्या है। अगर आपका प्राइमरी आउटकम कॉन्टिन्यूस है, सपोज ब्लड शुगर फास्टिंग लेवल आप चेक कर रहे हैं, तो वो आपसे ये पूछेगा कि कितना फास्टिंग लेवल में डिफरेंस आएगा जो कि आपके हिसाब से क्लिनिकली इंपॉर्टेंट रेलिवेंट होगा। अगर वो नहीं है आपके पास कोई स्टडी आपने ऐसी प्लान करी है जहाँ पे कि सपोज आपने पेशेंट का यही देखा है कि उसको कुछ पर्टिकुलर सिम्टम्स में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ या नहीं हुआ, तो वो डाइकोटोमस आउटकम हो गया। वहां पे वो आपसे ये पूछेगा कि आपके हिसाब से आप क्या अज्यूम करते हैं कि आपकी मेडिसिन कितने लोगों को फायदा पहुंचाएगी। इस ट्रायल के एंड में आपको क्या लगता है कि 60% पार्टिसिपेंट्स को इम्प्रूवमेंट होगा, 70 को होगा, 80 को होगा, क्या होगा। देन हाउ मच वेरिएबिलिटी इज इन आवर पॉपुलेशन में कितनी वेरिएबिलिटी है, हम कितना अल्फा और बीटा रखना चाहते हैं, यानी कि हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल कितना हम अज्यूम करना चाहते हैं सैंपल साइज कैलकुलेट करने के लिए, और कितनी हम पावर रखना चाहते हैं अपनी स्टडी की। व्हाट इज द सैंपल साइज एलोकेशन रेशियो। अगर हम एक आरसीटी प्लान कर रहे हैं
तो हमारा सैंपल साइज एलोकेशन रेशियो क्या होगा? क्या दोनों ग्रुप में हम 1:1 का रेशियो रखेंगे? सपोज एक आयुर्वेदिक इंटरवेंशन है, एक स्टैंडर्ड केयर है, कि अगर हमने 100 लोगों को अपनी स्टडी में लेना है तो क्या हम 50 और 50 रखना चाहते हैं दोनों ग्रुप में, यानी कि 1:1 का हम रेशियो रखना चाहते हैं दोनों ग्रुप्स में, या फिर हम 2:1 का रखना चाहते हैं या 3:1 का रखना चाहते हैं? हम अगर सपोज 100 लोगों में हम ये चाहते हैं कि डबल जो है 75 लोगों पे सपोज हम स्टडी करना चाहते हैं, हम ये कहते हैं कि जी 50 लोग हम आयुर्वेदिक इंटरवेंशन ग्रुप में रखेंगे और 25 जो है वो हम अपने स्टैंडर्ड केयर में रखेंगे। तो आपका दोनों ग्रुप के बीच में सैंपल साइज एलोकेशन रेशियो क्या है? उसके बाद आपका एंटिसिपेटेड ड्रॉप आउट रेट क्या है? ड्रॉप आउट आप कितना अज्यूम करते हैं कि ड्रॉप आउट कितना होगा? प्रीरिक्विजिट्स क्या है? सिग्निफिकेंस लेवल, जिसको हम अल्फा से और टाइप 1 एरर से डिनोट करते हैं। सिग्निफिकेंस लेवल जनरली सैंपल साइज कैलकुलेट करते टाइम 95% चूज किया जाता है। या 95% का मतलब ये है कि अगर उस एक्सपेरिमेंट को आप, अगर सपोज 50 लोगों पे आपने किसी मेडिसिन का ट्रायल किया है और आपने ये पाया कि 50 लोगों पे आपने एनीमिया का ट्रायल किया था और उन 50 लोगों में हीमोग्लोबिन लेवल जो है वो 2 ग्राम बढ़ा, जो कि आपके लिए क्लिनिकली मीनिंगफुल था, तो उस एक्सपेरिमेंट को अगर आप 100 टाइम्स अलग अलग 50 लोगों में रिपीट करते हैं तो 95% टाइम्स आपको सेम रिजल्ट मिलेंगे जो कि आपको इस उसमें एक्सपेरिमेंट में मिले थे। देन पावर ऑफ द स्टडी कितनी है? पावर ऑफ द स्टडी जनरली हम 80% पे सेट करते हैं। पावर ऑफ स्टडी का मतलब क्या होता है कि जो 2 ग्राम का क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस हमें हीमोग्लोबिन में मिला वो बाय चांस मिला या वो वास्तव में एग्जिस्ट करता था। फिर डेल्टा, वही स्मॉलेस्ट इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे एनीमिया का केस हमने लिया, 2 ग्राम का डिफरेंस जो है वो हमारा डेल्टा हो गया। एंड देन वेरिएबिलिटी। प्रीरिक्विजिट्स में सिग्निफिकेंस लेवल, ये मैंने अभी आपको बताया, इट इज द एरर कमिटेड बाय रॉन्गली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। टाइप 1 एरर, जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया जबकि वो ट्रू थी। इट ऑकर्स व्हेन द रिजल्ट्स ऑफ द रिसर्च स्टडी शो दैट अ डिफरेंस एग्जिस्ट, जब आपका रिजल्ट दिखा रहा है कि वास्तव में डिफरेंस आ रहा है जबकि वहां पे कोई डिफरेंस नहीं होता है। In other words, alpha also represent the chance of falsely rejecting the null hypothesis of no difference and picking up the false positive result. हमने गलती से जो है false positive result को पिक कर लिया। अल्फा को जनरली हम 5% पे सेट करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि हम false positive conclusion पे अराइव करने का चांस जो है वो सिर्फ less than 5% रखना चाहते हैं। पावर ऑफ द स्टडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 2 एरर, यानी कि नल हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट कर लिया जबकि वो रॉन्ग थी, यानी कि हमने कंक्लूड कर दिया कि दो ग्रुप के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है जबकि वहां पे डिफरेंस था। एंड पावर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग द इफेक्ट व्हेन इट एक्चुअली एग्जिस्ट। पावर बेसिकली क्या है कि अगर डिफरेंस है तभी वो उसको पिकअप कर रही है। द पावर इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ टाइप 2 एरर। टाइप 2 एरर जो है हमारा बीटा होता है और इसीलिए हम पावर को जो है वो 1 माइनस बीटा डिनोट करते हैं, यानी कि जितनी ज्यादा हमारी पावर होगी स्टडी की उतने ज्यादा चांसेस टाइप 2 एरर कमिट करने के जो है वो हमारे कम होंगे, यानी कि फॉल्सली एक्सेप्ट करने के नल हाइपोथेसिस को हमारे एरर कम हो जाएंगे चांसेस। डेल्टा मैंने अभी आपको बताया, वही है कि स्मॉलेस्ट डिफरेंस क्या है। 2 ग्राम का हीमोग्लोबिन, अगर सपोज ही मैंने आपको एक एग्जांपल लिया है कि कंटिन्यूस आउटकम है और आप कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर देखना चाहते हैं किसी ट्रायल में, डिस्लिपिडीमिया पे आप कोई ट्रायल कर रहे हैं, कोई आप कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट दे रहे हैं एंड आप ये कहते हैं कि अगर 20 mg/dl का कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है कम हो जाएगा तो वो मेरे लिए क्लिनिकली रेलेवेंट है, तो ये डेल्टा है। देन अगर डाइकोटोमस है आपका आउटकम, बाइनरी आउटकम है, आप ये देखना चाहते हैं कि कोई आप मेडिसिन दे रहे थे लोगों को और ये देखना चाहते हैं कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन कितने लोगों को होता है, नहीं होता है। इस केस में आप ये कहते हैं कि 15% का अगर ट्रीटमेंट ग्रुप में मान लीजिए 85% लोगों को नहीं होता और कंट्रोल ग्रुप में ये जो है सिर्फ 70% लोगों में ही ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो डिफरेंस क्या हो गया कंट्रोल और ट्रीटमेंट के बीच में? 85 - 70 यानी कि 15% का। तो आप ये कहेंगे कि अगर दोनों ग्रुप के बीच में 15% का भी डिफरेंस आता है, मतलब 15% कम लोगों में मायोकार्डियल इन्फेक्शन होने के चांसेस हैं जो कि मेरी मेडिसिन ले रहे हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड केयर,
तो मैं मानूंगा कि जी मेरी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव है। इवन ए स्मॉलेस्ट चेंज इन द एक्सपेक्टेड डिफरेंस विद ट्रीटमेंट हैज द मेजर इफेक्ट, छोटा से छोटा डिफरेंस भी होगा अगर तो वो सैंपल साइज में जो है वो इफेक्ट करेगा, बिकॉज सैंपल साइज जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ की डिफरेंस के। जितना कम डिफरेंस आप लेंगे उतना ज्यादा सैंपल साइज आपको लेना पड़ेगा। वेरिएबिलिटी कितनी है डेटा में, जनरली हमारे को ये नहीं पता होता है, तो हम जो प्रीवियस पब्लिश्ड रिसर्च स्टडीज हैं उनसे हम लेते हैं कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन था उस केस में। और जब भी हम सैंपल साइज जस्टिफिकेशन देते हैं वहां पर हम उस स्टडी को साइट करते हैं कि जो वेरिएबिलिटी ली है, जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया है हमने, वो किस स्टडी से लिया है। तो उस रिसर्च आर्टिकल को आपने साइट करना होता है सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए। ये एक एग्जांपल है, अगर आप सपोज एक आरसीटी प्लान कर रहे हैं जहां पर एक न्यू इंटरवेंशन जो कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है डिसलिपिडीमिया के पेशेंट्स में, उसको आप असेस करना चाहते हैं एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड ग्रुप, स्टैंडर्ड केयर ग्रुप, तो आप जो है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे जहां पे कि z बीटा जो है वो आपकी पावर ऑफ द स्टडी है, z अल्फा बाय 2 जो है वो आपका जो है टू टिल्ट टेस्ट है, ये आप z टेबल से लेते हैं, आपका 5% सिग्निफिकेंस लेवल पे z अल्फा की वैल्यू जो होती है वो 1.96 है। टू टेल टेस्ट का मतलब ये है कि हमारी हाइपोथेसिस किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, जरूरी नहीं है कि हमारी मेडिसिन जो है वो इफेक्टिव होगी ही, वो स्टैंडर्ड केयर से ज्यादा होगी, हो सकता है कि वो कम इफेक्टिव हो स्टैंडर्ड केयर से, उसी को देखने के लिए हम जो है ट्रायल कर रहे हैं। तो टू टेल टेस्ट का मतलब ये है कि हाइपोथेसिस कुड आइदर बी इन एनी डायरेक्शन। डेल्टा स्क्वायर जो होता है आपका वो डिफरेंस होता है, यहाँ पे जो डिफरेंस का स्क्वायर नीचे है उसको हम डेल्टा से डिनोट करते हैं, एंड देन सिग्मा स्क्वायर यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि आप प्रीवियस पब्लिश्ड स्टडी से लेते हैं। तो आपके पास जो टेबल्स होते हैं बेसिकली उसमें z अल्फा की वैल्यू जो होती है 5% पे वो 1.96 होती है, z बीटा की वैल्यू जो होती है वो 0.8416 होती है। आप 1.96 और 0.8416 को प्लस करेंगे, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर करेंगे, उसमें 2 मल्टीप्लाई करेंगे, जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिया उसका स्क्वायर करेंगे, और जितना क्लिनिकली रेलेवेंट डिफरेंस आप अज्यूम करते हैं उससे उसको आप डिवाइड कर देंगे, तो आपको आपका नंबर मिल जाएगा। ये एक एग्जांपल है जहाँ पे कि वही कोलेस्ट्रॉल लोअर करने वाली ड्रग का हमने एक एग्जांपल लिया है। हम ये मानते हैं कि रिसर्चर assume that if the new drug lowers the cholesterol level by 20 mg per dl as compared to the standard drug, then it would be considered as clinically relevant. Considering that new drug lowers the cholesterol level by 50 and standard drug lowers it by 30. अब हम क्या है यहाँ पे 20 mg का हमने डिफरेंस माना कि अगर हमारी जो नई ड्रग है वो स्टैंडर्ड ड्रग से जो है एटलीस्ट 20 mg पर dl का डिफरेंस होगा दोनों के बीच में, तो हम ये मानते हैं कि हमारी ड्रग 50 mg पर dl का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करेगी, स्टैंडर्ड ड्रग जबकि जो है वो 30 mg पर dl ही करेगी। और हमने 45 mg पर dl का स्टैंडर्ड डेविएशन ले लिया जो कि प्रीवियस पब्लिश स्टडी से हमारे को मिला। हमने सेम चीज जो है फॉर्मूला में डाली, 80% पावर लिया, 5% हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया, उन सीधा सिंपल फॉर्मूला में डाला और आपको जो नंबर मिला वो जो है आपका एक ग्रुप के लिए था। आपको 2 ग्रुप में स्टडी प्लान करी है आपने, तो आपको उसका डबल यानी कि 160 लेना होगा। इसके बाद ये है कि अगर हमारा आउटकम जो है वो डाइकोटोमस है यानी कि यस नो में अगर हम ले रहे हैं, उस केस में यस नो में जब ले रहे हैं हम सारी चीजें हमारी सेम रहती हैं, 5% सिग्निफिकेंस लेवल रहेगा, 80% पावर रहेगी। अब हमारे को ये बताना है कि P1 और P2, यहाँ पे P1 हमारा जो हुआ वो हुआ कि प्रेवलेंस किसी भी चीज का पहले ग्रुप में क्या है और दूसरे ग्रुप में क्या है, जो कि हम P2 से डिनोट कर रहे हैं। P जो है वो पूल्ड प्रेवलेंस है, यहाँ पे P पूल्ड प्रेवलेंस का मतलब क्या हो गया कि दोनों ग्रुप में जो प्रेवलेंस था उन सबको आपने ऐड किया, उन दोनों को ऐड किया और 2 से डिवाइड कर दिया। सिंपल इस फॉर्मूला में आप ये डालेंगे। ये एक एग्जांपल है, सपोज एन इन्वेस्टिगेटर नोज फ्रॉम द प्रीवियसली पब्लिश्ड लिटरेचर that 35% of the patients died due to myocardial infection when prescribed the current standard treatment। यानी कि हमारे को प्रीवियस पब्लिश लिटरेचर से ये पता है कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन रोकने के लिए जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अभी अवेलेबल हैं उनमें 35% लोग उस स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उनकी डेथ हो जाती है। और हम ऐसा मानते हैं कि जो हमारी नई ड्रग है
वो इसको जो है 20% पे ले आएगी, ठीक है। तो इस डेथ रेट को जो है 20% पे ले आएगी हमारी न्यू मेडिसिन। तो यहाँ हमारे लिए डिफरेंस क्या हो गया, 35 माइनस 20 15% का हो गया दोनों ग्रुप में, जो कि हमारे लिए क्लिनिकली मीनिंगफुल है, ठीक है। तो P1 यहाँ हमारा 35% हुआ, P2 हमारा 20% हुआ। P आपका क्या होगा यहाँ पे 35 प्लस 20 आप करेंगे डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, तो P आपका जो है वो 0.275 हो गया। फॉर्मूला में पुट करेंगे यहाँ पे सिंपल 1.96 आपका 5% पे वैल्यू है सिग्निफिकेंस पे, 0.8416 आपकी 80% पावर पे होती है। इन दोनों को आपने ऐड करना है, बाकी सारी चीजें जो है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पुट करनी है। अगेन जो नंबर आपके पास आया उसका आपने अप्रोक्सीमेट ले ली, वैल्यू ले ली 140। ये नंबर जो है आपका पर ग्रुप का नंबर है, इसको आप डबल करेंगे, यानी कि आपको 280 पार्टिसिपेंट्स को एनरोल करना होगा अपने ट्रायल में, 140 को इन ईच ग्रुप में। एंड दिस वाज ऑल इन माय प्रेजेंटेशन। तो सर कैन वी टेक क्वेश्चंस नाउ? मैम थैंक यू मैम, थैंक यू डॉक्टर ऋचा सिंघल मैम। मुझे सर लास्ट में थोड़ा जल्दी जल्दी बताना पड़ा क्योंकि टाइम का ध्यान रखना था दूसरे स्पीकर कोई इश्यू नहीं मैम, अच्छा रहा। आपका थोड़ा सा स्क्रीन थोड़ा नीचे कर लीजिए या थोड़ा लैपटॉप आगे कर लीजिए, आपका जो वीडियो था। यस नाउ क्लियर इज। थैंक यू डॉक्टर ऋचा सिंघल मैम फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन। कल भी आपने बहुत अच्छे से सभी स्कॉलर्स को और सभी पार्टिसिपेंट्स, जिनमें काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, ये आपको मैं बताना चाहूंगा। ओके सर। में काफी सारे फैकल्टी मेंबर्स भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, जो कि खुद चाहते हैं कि हम स्टेट्स और रिसर्च मेथोडोलॉजी को समझें। तो भी काफी अच्छा आपका रहा, आज भी आपने काफी अच्छे से रिप्रेजेंट किया। अब मैं डॉक्टर देवेंद्र चार सर से निवेदन करूंगा कि एक बार क्वेश्चन मैडम के जो भी आए हों उनको चैट बॉक्स से लेके और मैडम से आंसर ले लें। डॉक्टर देवेंद्र चार सर, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं सर। जी सर, चार सर आप अनम्यूट करें और चालू करें। ओके, थैंक यू विनोद जी। सबसे पहले मैं डॉक्टर जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बहुत ही शानदार आपका लेक्चर रहा मैडम। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बच्चों के नहीं है, ओनली 2 क्वेश्चन है। हाँ जी सर। पहला क्वेश्चन है काइंडली एक्सप्लेन सिंपल रैंडम सैंपलिंग अगेन। सिंपल रैंडम सैंपलिंग। हाँ जी सर। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग में सर बेसिकली बच्चों को कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें उनको रैंडम नंबर जनरेट करना होगा, तो उनको ये नहीं पता कि हमें रैंडम नंबर जनरेट कैसे करना है। तो उसके लिए सर बहुत सारे ऑनलाइन पोर्टल्स हैं। आप जैसे सपोज मान लीजिए 50 बच्चों की क्लास में से आपने 10 बच्चों को सेलेक्ट करना था, तो व्हाट विल यू डू, आपके पास जो सैंपल स्पेस है वो 50 की है। अब उन 50 में से आप कौन से 10 सेलेक्ट करें? इसके लिए आप क्या करेंगे, आप कोई भी ऑनलाइन रैंडम नंबर जनरेटर आप गूगल पे सर्च करेंगे, रैंडम नंबर जनरेटर आपको इजीली मिल जाएगा। वहां पे आप एक रैंडम नंबर जनरेट करिए। हमेशा जो भी रैंडम नंबर होगा वो आपका 0 to 1 के बीच में होगा। वो डेसिमल में कुछ होगा, 0.5235 0.456 समथिंग कुछ होगा। वो एक रैंडम नंबर आपको मिला। अब आपका टोटल सैंपल स्पेस जो है वो 50 का है। आप उस नंबर को, सपोज मैं ये लेती हूँ कि मुझे 0 से लेके 1 के बीच में वो नंबर जो है वो मिला 0.5, मैंने उसको 50 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे क्या मिला 25। तो नाउ 25th नंबर पे जो भी पार्टिसिपेंट होगा वो मेरा सेलेक्ट हो जाएगा मेरे सैंपल में। एक पार्टिसिपेंट सेलेक्ट हो गया, अब मेरे पास 49 पार्टिसिपेंट बचे। मैं अगेन एक रैंडम नंबर जनरेट करूंगी। अगेन वो 0 to 1 के बीच में कुछ 0.45 होगा, 0.46 होगा। अब मैं उसको 49 से मल्टीप्लाई करूंगी, जो नंबर आएगा उसको मुझे अप्रोक्सीमेट लेना पड़ेगा। हो सकता है वो नंबर कुछ 46 पॉइंट समथिंग डेसिमल में आए, तो दैट मीन्स वो अगर 0.5 से नीचे है तो मैं 46.5 है तो मैं उसको 46 मानूंगी, 46.6 है तो मैं उसको 47 मानूंगी। तो 47th नंबर पे जो बच्चा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के लिए आपको ऑर्डर में बच्चों को नंबरिंग करनी है, या आपका जो सैंपल स्पेस है उसको आपने नंबर कर देना है 1 से लेके जितने भी हैं वो टोटल। एक रैंडम नंबर जनरेट करना है, उस रैंडम नंबर से मल्टीप्लाई करना है जो आपका टोटल सैंपल है, और उससे जो नंबर आएगा उस पोजीशन पे जो भी होगा वो सेलेक्ट हो जाएगा आपके सैंपल में।
जी मैडम, दूसरा सब क्वेश्चन भी मैडम इसी से रिलेटेड था, हाउ टू जनरेट रैंडम नंबर। ठीक सर है, ये रैंडम तो इसमें आ नंबर, गया। हाँ इसी में आ गया। हाँ, तो अब मैम एक क्वेश्चन जो है बच्चे पूछ रहे हैं कि रिपीट सैंपल साइज कैलकुलेशन। सैंपल साइज कैलकुलेशन के लिए सर देखिए फॉर्मूला है सीधा, वो आप बच्चों के साथ पीपीटी शेयर करेंगे तो उनको समझ जाएगा, उसको प्रैक्टिकली देख के भी। मैंने बताया जैसे सपोज मुझे कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करने के लिए कोई मैं इंटरवेंशन लेती हूँ। अब अगर मैं एक आरसीटी प्लान करती हूँ, मुझे ये पता है कि जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है, मैं ये कहती हूँ स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट अगर सपोज 30 mg पर DL का ही कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है और मेरी मेडिसिन जो है वो 50 mg पर DL का कोलेस्ट्रॉल लेवल में चेंज लाएगी, तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से मेरी मेडिसिन के बीच में जो डिफरेंस हुआ वो 20 का हो गया। वो 30 कम कर रहा था, मेरी मेडिसिन जो है 50 कम कर रही है, तो क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस जो हुआ मेरे लिए वो यहाँ 20 का हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें पता नहीं होता, वो हमारे को जो भी हमारी प्रीवियस स्टडीज होंगी, चाहे वो मॉडर्न मेडिसिन पे हो, चाहे वो एलोपैथ पे आयुर्वेद पे हो, चाहे होम्योपैथी पे हो, किसी पे भी हो, जहां से मुझे सिर्फ ये पता करना है कि कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसमें कितना वेरिएशन होता है लोगों के, तो मुझे कोई भी स्टडी मिलेगी किसी भी ड्रग पे वो हो सकती है, वहां से मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया ये पता करने के लिए कि कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना वेरी कर सकता है पेशेंट्स में डिस्लिपिडीमिया के। स्टैंडर्ड डेविएशन लिया, अल्फा बीटा हमें पता है, हमें 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल रखना है, पावर हमने 80% रखनी है। मैंने आपको स्लाइड में बताया है कि 95% पे जो वैल्यू होती है अल्फा की वो 1.96 होती है, 80% पावर पे जो बीटा की वैल्यू होती है वो 0.8416 होती है। आपके पास अल्फा की वैल्यू है, बीटा की वैल्यू है, आपके पास क्लिनिकली मीनिंगफुल डिफरेंस जो डेल्टा है वो है। स्टैंडर्ड डेविएशन आपने ले लिया प्रीवियस स्टडी से, आपको सिर्फ बेसिक मैथ्स करनी है, फॉर्मूला में वो पुट करना है और आपको आपका डिजायर्ड सैंपल साइज मिल जाएगा। ओके, थैंक यू मैम। एक लास्ट में बच्चे ने डाला है, शुड कोटा सैंपल विल बी इन सेम रेशियो। कोटा सैंपल सेम रेशियो में नहीं हो भी सकता है सर, नहीं भी हो सकता। अगेन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या मुझे इक्वल रखना है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि अगर मैं एक ओपिनियन पोल बनाना चाहती हूँ कि कौन सी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो इलेक्शन जीतेगी, तो मुझे उस केस में सारे रिलीजन्स का जो है इक्वल वेटेज चाहिए। तो मैंने हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सिख सबको अगर 100 लोगों पे मैंने का इंटरव्यू लेना था तो मैंने 25-25-25 ले लिए, वो मेरे ऊपर है। अगर मेरे को 100 मुझे ये रखना था कि नहीं मुझे 50% हिंदू से लेना है, बाकी की जो सैंपल स्पेस है वो मैं बाकी तीनों रिलीजन में जो है वो डिवाइड कर दूंगी, या 50% मुझे मुस्लिम्स का ओपिनियन चाहिए तो मैं 50% उनका कोटा रख के बाकी का जो सैंपल स्पेस है उसको वो हिंदू क्रिश्चियन और सिख में डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग है, जरूरी नहीं है इक्वल रेशियो। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मोटो क्या है, आपको वो डिसाइड करना है। ओके, थैंक यू डॉक्टर ऋचा सिंघल जी, आपका बहुत ही शानदार वैल्यूएबल लेक्चर बच्चों को सुनने को मिला, और बहुत सारी चीजें और बहुत सारे टॉपिक्स और इससे सैंपल से रिलेटेड क्वेश्चंस के आपने आंसर बड़ी आसानी से बच्चों को दिए, बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनकी सॉल्व की। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी, मैं आगे अभी बोर्ड ऑफ थिंक करूं इनका आज का सेशन का। थैंक यू देवेंद्र सर, थैंक यू। मैं सभी पार्टिसिपेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपके अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को, अगर चाहें तो कोई क्वेश्चन डायरेक्टली रेज कर सकते हैं, अपना माइक अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं किसी का क्वेश्चन हो तो। नमस्कार मैडम। हाँ, हेलो क्वेश्चन पूछिए जी। जी, सर्वे की सैंपल के साइज के लिए भी यही फॉर्मूला सेट बैठेगा या किसी और पैटर्न से चलना पड़ेगा? पार्डन सर, आई वांट टू नो दैट सर्वे के लिए भी यही सेट पैटर्न नहीं के सर, साथ जाना सर्वे पड़ेगा? के लिए ये नहीं होता सर, सर्वे के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है जो कि हम 4pq/L² होता है, जिसमें कि हम ये डिफरेंस हमारे को ये देखना होता है कि कितना प्रोपोर्शन हमने लोगों का लेना है, कितना रेस्पॉन्स रेट होगा, उसके लिए डिफरेंट फॉर्मूला होता है सर। और वो बेसिकली आपको नेट पे भी बहुत सारे ऑनलाइन कैलकुलेटर्स अवेलेबल हैं, आप उन पे भी जाके वो कर सकते हैं कैलकुलेट। एक पर्टिकुलर ये होता है सर कि सर्वे आपने सैम्पलिंग करनी है तो आपको ये देखना है कि आपने किस लेवल तक लोगों को लेना है। उसमें आपने एक कंट्री लेवल पे लेना था, स्टेट लेवल पे लेना था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेना था, उतने उतने आपके सबसेट्स आते जाते हैं। जनरली जो भी सर्वे सैम्पलिंग का फॉर्मूला है सर, एक पर्टिकुलर फिगर के बाद, जैसे अगर सपोज आपकी पॉपुलेशन 20,000 है
तो उसके बाद उसमें जो है ऑलमोस्ट आपका 400 का ही नंबर आता है। अब अगर आप पूरी कंट्री का सपोज सैम्पलिंग करना चाहते थे तो आप पूरी कंट्री की पॉपुलेशन एक्चुअली बहुत ज़्यादा है, उसमें से आप सिर्फ 400 नहीं ले सकते हैं, तो आपको उसमें सबसेट्स बनाने होंगे कि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में से मैं इतने लूंगा, एक पर्टिकुलर उसके बाद एक इस स्टेट में से मैं इतने लूंगा, और उसके अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। देवेंद्र सर, वो कोई और क्वेश्चन है या आगे बढ़े? बस बढ़िए सर, आगे। ठीक है सर, थैंक यू डॉक्टर रिचा मैम फॉर योर नाइस प्रेजेंटेशन एंड लेक्चर आल्सो। थैंक यू सर, वेरी मच, थैंक यू।